जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जहान रमज़ान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज़। ज़ुहैब हसन मेरे साथ, मैं हूं नादिया खान। आप लोग कैसे हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आप सबको। और अब रमज़ान का आखिरी अशरा भाई अब शुरू हो जाएगा और फिर देखें कि लोगों की इबादतों का सिलसिला भी बढ़ जाएगा और रहमतें बरकतें समेटने का। और फिर ये जो लास्ट का जो अशरा है इसमें नादिया बहुत सी ऐसी ज़ाहिर इबादत लोग करते हैं। फिर बड़ी बड़ी कुरान मतलब इस्लामी तौर पे हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल बहुत, और साथ में शॉपिंग भी शुरू हो जाती है, सैलॉन्स के ट्रिप्स भी लगने शुरू हो जाते हैं, खर्चे भी शुरू हो जाते हैं। आई जस्ट होप कि सबको अपनी तनख्वाहें मिल गई हो ताकि वो अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। और होता है कि प्राइवेट जो इदारे हैं उसमें डिलेज हो जाते हैं, लेकिन इस महीने डिले नहीं होना चाहिए। जी तो आप असल में खर्चे कम करने की कुछ मुझे नुस्खा मिला है। अच्छा क्या? मैं कोई खबर सुनाऊं ज़ुहैब को? ज़ुहैब ने मुझे खबर सुना दी। खबर सुना दी। बताओ क्या भैया सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का होता है मुझे बताएं आप। खर्चा एक मतलब ईद की तो शॉपिंग वगैरह का होता है, लेकिन डेली हमारी लाइफ में बिजली, ग्रोसरी, चीनी, बिजली का खर्चा होता है ना। तो देखिए बिजली का खर्चा कम करने के लिए एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा मुझे पता चला। और आप कहेंगे कहाँ से ज़ुहैब निकाल के लाता है, क्या देखता रहता है ये लेकिन जब सामने आ जाती है चीज तो देख लेते हैं। तो एक ट्रांसमिशन हो रही है, रमज़ान ट्रांसमिशन, तो उसमें एक मौलवी साहब बैठे और मौलवी साहब को ज़ाहिर कोई सवाल आया कि भाई खर्चे बहुत ज़्यादा हैं बिजली का। तो उन्होंने कहा देखें अब मैं आपको बिजली का बिल कम करने का एक बाकायदा ज़बरदस्त वजीफ़ा बताता हूँ। ज़बरदस्त। तो वजीफ़ा इतना आसान है, आप तो आराम से कर लेंगे। अच्छा क्या है वो वजीफ़ा ये है कि आप जाएँ अपनी इस उंगली से, ये शहादत की उंगली होती है, इससे जाके बिजली के मीटर पे जमजम लिख दें। ठीक है, जमजम लिख दें और 15 दिन बाद, क्योंकि ज़ाहिर मिट सकता है, वैसे तो किसी पेन से लिखा नहीं है, लेकिन 15 दिन बाद फिर उसको जाके दोबारा जमजम लिख दें मीटर पे। क्या बात है, मतलब तो कितनी उन्होंने रिसर्च की होगी इस पे। कुछ ट्राई करने में हर्ज नहीं है। अच्छा उन्होंने कहा मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी भी उन्होंने गारंटी भी दिया। आजकल ये रमजान ट्रांसमिशन से ना अजीब वीडियोस वायरल हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े सेफ जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। 365 की सारी ट्रांसमिशन ही, लेकिन अदरवाइज जो है अच्छी बात है कि हर जगह रमजान की ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन बीच बीच में से कुछ अजीब मवाद भी सामने आ रहा है। सबकी दिलचस्पी का वजीफा है। वैसे हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे और हम इसमें कोशिश करेंगे कि आगे चलकर बात करें और किसी आलिम दीन को लेके उनसे जरा ये बात हो जाए कि भाई वाकई ऐसे वजीफे हैं या नहीं है। उनकी तरफ से ये बयान आया है तो इसलिए उसको सीरियसली भी लेना पड़ेगा। तो हम इस तरह हंस भी नहीं सकते, ये वो बुरी बात है, इसलिए कुछ कहा है तो प्लीज चेक करके आप हमें बताइएगा जरूर। लेकिन बड़ी अहम बात है ना जी, बड़ी कमाल, कुछ ना कुछ तो इन्होंने कैसी कमाल की मैंने बात आजमाया होगा। आई डोंट नो व्हाट टू से। सही बात है जी। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक और मजे की, नेटफ्लिक्स के हम बड़े शौकीन हैं सब, सीरीज, टीवी की आपके सीरीज देखना, मूवीज देखना, दुनिया भर में शायकीन। और उसकी वजह से कोविड के टाइम से और उसके बाद नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन इतनी बड़ी थी दुनिया भर में कि उन्होंने टिका के पैसा बनाया और उसके बाद फिर बनवाई भी सीरीज, मतलब इन्वेस्ट भी किया कि दुनिया भर से कंटेंट ला के उन्होंने नेटफ्लिक्स पर डाला। तो हम सब देखते थे, लेकिन कुछ अरसे में आपको पता है कि नेटफ्लिक्स की मकबूलियत में बहुत कमी आई है। एक तो कंटेंट की वजह से ज़ुहैब, और एक ये कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन की अपनी पॉलिसीज भी चेंज की है कि जिस तरह 5 लोग कहीं भी बैठे देख लेते थे, तो लोगों ने ना हैक करना शुरू कर दिया था अकाउंट्स को, तो उससे नुकसान हो रहा था। और उसके बाद सबको दे रहे हैं। लेकिन वैसे कंटेंट कितना जबरदस्त आता था, आपको याद है? चेंज हुआ ना, एक्टर्स इतने अच्छे जिनको हम जानते नहीं थे, उनको मौका मिला। और मैं बिल्कुल, लेकिन अब कुछ अरसे से जो कंटेंट है उसकी वजह से मकबूलियत में कमी आई है। एक तो एक साउथ इंडियन कंटेंट बहुत ज़्यादा, जो कि लोग उसके इतने शौकीन नहीं थे। उसमें शदीद जो था वायलेंट किस्म की सीरीज जो हम लोग देखते थे और हम नहीं देख पाते थे। अच्छा ये पिक्चर आप देखिए जो जिसका मैंने जिक्र करना था, ये आप क्या बता रही थी? ये गेम चेंजर है फॉर नेटफ्लिक्स। जी हाँ, तो डूबते हुए नेटफ्लिक्स को बचा सकता है। ये एक ब्रिटिश सीरीज आई है जो अभी इन्होंने लॉन्च की है और पहले हफ्ते में इट्स नंबर 1 सीरीज एवरीवेयर। तो खास क्या है इसमें? इसमें खास ये बात है, 4 एपिसोड की ये लिमिटेड सीरीज है, 1 घंटे का ईच एपिसोड। और हर एपिसोड, ये मैं अपने कैमरामैन भाइयों को भी बताऊंगी, एक टेक में शूट हुआ है। नहीं करें जी, जब एपिसोड शुरू होता है तो ड्रोन से भी शुरू हुआ है। ड्रोन से कैसे वो एकदम ट्रांसफर हुआ। जी, मतलब कहने का मतलब है कि कैमरा जो होता है ना, कट होते हैं, कोई कट नहीं है। जब एक ही गो में ये शूट होता है, एक ही घंटे में शूट हुआ है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इसमें कोई कट नहीं है।
और शूट के बाद भी और एडिट ये नहीं भी है नहीं, नहीं कोई एडिट का क्वालिटी के लिए किया हो उन्होंने, लेकिन कहीं कोई एडिट करके सीन नहीं जोड़ेगे। आप समझ रहे मेरी बात? ये तो माइंड मैं जी समझ रहा हूँ। अच्छा ये भी नहीं कि 2 कमरे में एक जगह शूट हुआ है, जी नहीं। पहले एपिसोड में इन्होंने बच्चे की गिरफ्तारी, बिकॉज इशू कुछ ऐसा है कि 13 साल का स्टूडेंट एक 13 साल की लड़की को स्टैप करता है, छुरी से मारता है, और उसके उसमें सस्पेक्ट है और उसको उसमें अरेस्ट किया है। फिर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, तो अरेस्ट करने से पूरा जो उसका शुरू से लेके फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पुलिस स्टेशन में सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कुछ 100 बंदा है, कैमरा नहीं ये हो रुका। सकता है ना इसमें कि कैमरा नहीं जैसे कट रीशूट हुआ। हो गया, जैसे आपने 15 नहीं। मिनट्स किए शूट, लेकिन कहीं से सिंक आउट हो गया, नहीं। कैमरा तैयार नहीं था, तो दोबारा से ऑल ओवर अगेन फिर करना पड़ा होगा ज़ाहिर उनको। करना पड़ा होगा। तो ये तो हफ्तों हुआ इन्होंने इसकी प्रैक्टिस की थी, जरा पिक्चर भी चेंज करें, हम तो एक फ्रेम पे अटक गए। लेकिन एडोलेसेंस इसका नाम है, कमाल। अब ये सब आप देख रहे हैं, ये कैमरा स्टार्ट हुआ, ये सब एक्शन हुआ और कैमरा कट नहीं हुआ। ये कुछ अलग ही लेवल पे ले गए वन गो, जैसे कोई थिएटर में आप देख रहे हो, कोई स्टेज प्ले देख रहे हो, कमाल एक्टिंग है। और इसमें कि मतलब मैं पता ना, ड्रोन के भी शॉट्स उन्होंने शुरू में दिखाया, उन्होंने गाड़ियों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, और उसके बाद एकदम आपके कैमरामैन के हाथ में कैमरा में आया। हम देखें एज लाइव और तो कर चलता ही लेते गया। हैं हम, एज लाइव हो जाता है ना कि जैसे लाइव के साथ साथ आप उसमें एडिट कम करते हैं, लेकिन ये तो एज लाइव से भी ऊपर की चीज है। जो लाइव जैसे शूट वैसे ही आपको दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, अमेजिंग बात है तो उसकी फील ही अलग है। फील ही अलग। और ये जो एक्टर हैं जो इसमें फादर बने हुए एडी, ही इज वन ऑफ द क्रिएटर्स। ये उनका आइडिया था, कमाल अवार्ड मिलना एक्टिंग चाहिए है। कैमरामैन को और सारे पता है, स्टाफ अच्छा को। कैमरामैन एक भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसकी मेकिंग में देखते हैं तो कैमरामैन ने जो हाथ में कैमरा पकड़ा है, जा रहा है, पीछे फॉलो कर रहा है, उसके बाद फौरन दूसरे कैमरामैन ने उससे कैमरा ले लिया, फिर थोड़ा आगे गया, कैमरामैन चेंज हो गया, और एक भी जर्क नहीं है, एक भी झटका नहीं है। मतलब इस पे अवार्ड, ये अवार्ड मिलना चाहिए। जो दूसरा एपिसोड है उसमें स्कूल का एपिसोड है, जिसमें 300 बच्चे थे, टीचर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, चेज थी, सब वन टेक। कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि 2 लोगों पे मबनी और एक कमरे में शूट कर लिया सारा। ऐसे कुछ सीन्स होते थे पहले, जी ऐसे पहले कभी कुछ सीन्स होते थे जो वन टेक में होते थे, बट इंटायर एपिसोड एंड इंटायर 4 एपिसोड्स हैज नेवर हैपेंड बिफोर। और साथ में सब्जेक्ट जो एडोलेसेंस के, पता है मैं तो ये देख रही थी इसमें, क्योंकि थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी है, तो एक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि एक 13 साल का बच्चा नाम से पता चल रहा है। छुरी से एक अपने फेलो स्टूडेंट को मर्डर कर दे। अच्छा, तो ये देखने वाली ये सीरीज है। नेटफ्लिक्स तो इसका मतलब थोड़ा इससे लोगों की एकदम तवज्जो उसके पहले ही मैं कहती हूँ सिर्फ ब्रिटेन में ही उसके 2 मिलियन व्यूज थे, जैसे ही ये, अब ये सिर्फ ब्रिटेन की बात कर रही प्रोडक्शन को वैसे नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। ये तो वाकई ऐसा कभी नहीं सुना आपने। कमाल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ डिफरेंट है। ऐसे अब हम अपने शो पे हम क्या बता रहे हैं भाई, कुछ डिफरेंट, बहुत कुछ डिफरेंट। हम तो चीनी आटे में फंसे हैं भाई, हम क्या आगे बात करें, इसलिए मैं दुनिया में बताऊं क्या हो रहा है। ये मसाइल हल हो तो कुछ पाकिस्तान में हम यहाँ पहुंचेंगे पता नहीं कब, लेकिन अभी तो हम चीनी पे फंसे हैं। बिजली के मीटर्स, जी। चीनी और ये सारी मुर्गी, हाँ, रेट, क्या करें। तो बस आप बताएं, चीनी की बात मुझे तो समझ नहीं हाँ, आई। तो बस वो ये कि शुगर प्राइसेस की हमने बात करनी है, बढ़ गई है प्राइसेस। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं हमारे शो में, फिर जनाब कुछ आर्टिस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, कुछ हमारे हीरोज़ भी हैं ऐसे जिन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मेडल्स लेकर आए हैं, वो हमारे स्टूडियो में भी होंगे। तो चीनी की प्राइसेस से आगाज़ करते हैं। हुकूमत ने चीनी की 159 रुपये किलो एक्स मिल प्राइस जो है उस पर हाँ कर दिया है, और शुगर मिल से 140 रुपये एक्स मिल प्राइस की यकीन दहानी देने वाली हुकूमत खुद चीनी 159 रुपये किलो एक्स मिल प्राइस पर मान गई है। और चीनी रमज़ान से पहले अचानक महंगी होना शुरू हो गई है, जिस पर वज़ीर आज़म के नोटिस लेने तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अरबों रुपए मुनाफा भी इस सिलसिले में कमा लिया है। तो देखें, होता यही है पाकिस्तान में, मतलब कोई मुख्तलिफ नई बात नहीं, मज़ीद महंगी होगी, मतलब मानी उनकी है कि जिन्होंने महंगा किया कि ठीक है महंगी है, चलो महंगी सही। ये खबर है, यही खबर है। अच्छा, ये खबर नहीं है वैसे, वाकई महंगी होना खबर नहीं है। बजाय ये कि भाई जो रेट कायम किया है उसी पे बिके नहीं भाई। 164 रुपए फी किलो मिलेगी अब चीनी आपको, मतलब अब और महंगी हो जाएगी। और मुबारक हो, मैं तो इसलिए कहती हूँ चीनी छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, हम फिर भी जिंदा रह सकते हैं। तो जनाब अब्दुल रऊफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, खैरियत नहीं है। चीनी की कीमत जो बढ़ चुकी है, 164 रुपए फी किलो अब लेने पर मजबूर हो गए लोग। कहाँ तक पहुंचेगी, कहाँ से शुरू हुआ, इसका इब्तदा कहाँ से हुई, बताइए जरा। देखें, आप पहले तो एक बात समझ लें कि नायब वजीर आजम जनाब इसाक डार ने एक अनाउंसमेंट की है कि 155 रुपए से 159 रुपए चीनी
1 मिल होगी, ठीक है, लेकिन उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आज 165 रुपए 1 मिल हो चुकी है, अमल दरामद है कोई? अगर नायब वजीर भी कहते हैं या अपने एजेंसी काम करना चाहती हैं तो उनको करने ही कौन नहीं दे रहा? देखिए, आप बताएं कि 165 रुपए 1 मिल, अगर ये होलसेल पे जाती है तो 168 रुपए, अगर रिटेल पे जाती है तो 164 मुकर्रर किए हैं नायब वजीर आजम इसाक डार साहब ने, वो अभी 180 की बिक रही है। तो इसका इम्प्लीमेंट कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ, जब हमारी गवर्नमेंट को रिट को चैलेंज किया जा रहा है और बार बार यही किया जा रहा है कि एक चीनी जब 115 रुपए बिक रही थी, इसमें सट्टा माफिया इन्वॉल्व हुई, और देखें जब एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई तो उनको पाबंद किया गया था कि 164 रुपए एक्समेल हो गई और 180 या 185 बिकेगी, अब लोगों को रिटेल से मिलेगी। रिटेल बिक रही है, बिक रही है, कोई पूछने वाला रही है, कोई रोकने वाला नहीं। जी, तो अब बताएं क्या कह रहे थे आप? ये कोई कार्टेल है? जी, पहले बात को समझने की कोशिश करें। जी, देखिए, ये जो काश्तकार जो गन्ना उगाते हैं ना, वो बड़े मेहनती लोग होते हैं। गन्ना हो या गंदुम हो या चावल हो, वो काश्तकार जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको इज्जत नहीं मिलती। उनको उनका जो इतना किसान अपनी खाद इस्तेमाल करता है, अपना लहू देता है, लेकिन उनको वो कीमत नहीं दी जाती। जो गन्ने के रेट अभी उन्होंने लिया शुगर मिल ने, ये उनके काश्तकारों का मुतालबा है कि 350 से लेकर 375 रुपए मन गन्ना लिया गया और 15-20 दिन आखिर में 600 रुपए लिया गया, 90 दिन 375, 350। ये लॉजिक जाहिर करती है कि जब 115 में भी शुगर मिल मालिकान को नफा था। मैं इसका इजी फार्मूला आपको बता दूं, इजी बिल्कुल, ठीक है। आप जब इसकी कॉस्टिंग एवरेज देने जाएंगे तो ये 425 रुपए मन गन्ना, जिसकी रिकवरी 10.25% होती है, तो ये 100 रुपए की बनती है। लेकिन बकौल यानी 100 रुपए की मिलनी चाहिए रिटेल शॉप पे, ये 100 रुपए की मिलनी चाहिए, 100 रुपए की, और दूसरे सेल टैक्स लगा लें, इनको नफा भी दे दें, तो 130 से ऊपर नहीं बिकनी चाहिए होलसेल में। ये इतना प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करें। जब गन्ने का रेट मेरी बात को पूरा होने दें कि गन्ने का रेट जब हम ये कहते हैं 450 रुपए एवरेज लगा लें, जो काश्तकार रो रहा है कि हमें तो गन्ने का रेट नहीं दिया आप लोगों ने, लेकिन नायब वजीर आजम ने ये कहा कि हमने 750 रुपए से 850 रुपए मन तक गन्ना दिया है। जब वो नायब वजीर आजम को बोलते हैं या अपने माविन खुसूसी हारून अख्तर साहब ये फरमाते हैं कि भाई ये जो है ना गन्ना महंगा लिया गया था। जब गन्ना महंगा लिया गया था तो फिर इसकी कॉस्टिंग बनती है 250 रुपए किलो, लेकिन काश्तकारों के बकौल 130 रुपए बनती है। यही बात है ना कि गन्ना महंगा नहीं लिया ना, काश्तकारों को तो कुछ भी नहीं दिया। तो नादिया यही कह रही है ना कि ये पैसे किस जेब में जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं पैसे? भाई समझने की कोशिश करें, हम भी पूछ रहे हैं कि ये मुनाफा कहाँ जा रहा है? देखिए, ये बात आपने की ना, बहुत सही बात की आप। थैंक यू। देखिए, वो लिख रहे हैं कि 20 करोड़ अवाम, उस पे 100 अरब से मजीद डाका, बहुत ज्यादा डाका डाल गया। अब एक सवाल मैं हुकूमत वक्त से करना चाहता हूँ कि अगर वजीर आजम ने फिर नोटिस लिया था कि हमें चीनी की कीमत में 100 रुपये इजाफा हो गया, हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, ये वजीर आजम ने मेरा ख्याल 4-5 दिन पहले अनाउंस किया था। अनाउंस किया 168 रुपए होलसेल थी, जब क्रैक डाउन आगाज हुआ 158 रुपए हो गई थी 12 घंटे में। तो क्या इसकी इम्प्लीमेंट हम नहीं करा सकते? एजेंसी ने काम किया और पर वक्त कार्रवाई हुई। नहीं, अब आप देखेंगे जब क्रैकडाउन होगा ना, फिर क्या होगा? क्रैकडाउन होगा तो होर्डिंग शुरू हो जाएगी, चीनी की शॉर्टेज हो गई जी। नहीं, देखिए आप गलत जा रहे हैं, देखिए बात को समझिए। होर्डिंग तो पहले ही हो चुकी है। देखिए, अब जब एक्सपोर्ट परमिशन दे चुके 7,70,000 टन और उसमें सब्सिडी भी दी गई, 130 रुपए के रेट से हमने एक्सपोर्ट कर दी। अब इंपोर्ट हमको करनी पड़ेगी, ये भी बता दूं आपको कि इनके फिगर आउट हैं।
ये जो लम्हा फिक्री यानी है, कैसी अजीब बात है कि अपने घर में पैदावार हो रही है, बच भी रही है वो और पैदावार, बाहर भेजने की बजाय हम मंगवा रहे हैं import और कर रहे हैं। मजीद। अरोब भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त मैं दिया। आपको एक बात जरूर एक बात, हाँ, क्या बता रहे थे आप? एक बात बात करता हूँ कि अगर इसी तरह होता रहा, रेट बढ़ते रहे ना, तो ये चीनी 250-250 रुपए हो जाएगी। हम खाना बंद कर देंगे। चीनी का खाना बंद अरे कर तो देंगे, नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा कोई लेगा ही नहीं जी, नहीं लेंगे लोग, ले ही नहीं सकते, नहीं आएगी नहीं चीनी, सस्ती करेंगे फिर ये। ये जब क्रैक डाउन के लिए इतनी एजेंसी काम कर रही हैं तो उनको करने दें। असल बेनकाब चेहरे हों कि किसने डाका डाला है। बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूर शुक्रिया किसकी अरोब भाई। जेब में जा रहा है ये क्रैक चीनी का डाउन होना पैसा? चाहिए, जो सब आ होर्डिंग्स जाएगा, करते हैं सब आ ना, जाएगा। बिल्कुल। जखीरा अंदोजी जो करते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, ये चीनी मार्केट में आएगी और यही चीनी 130-125 में बिक रही है। इंशाल्लाह। और बिल्कुल, मैं तो बहुत शुक्रिया आपका रऊफ भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जो चीज ऐसे ज्यादती की तरह ना ये बढ़ने लग जाती है, आपको पता है, प्लीज उसका इस्तेमाल बंद कर दें। हमें जिंदा रहने के लिए चीनी हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है कि जी चीनी ना मिली तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल एसेंशियल आइटम थोड़ी हमारा। बिल्कुल, जो चीज सस्ती है आप उसकी तरफ जाएं, आप उसका अल्टरनेट। हम भी आप इसी तरह ही प्रोटेस्ट करेंगे, इसी तरह ही हम रिएक्ट करेंगे कि अच्छा महंगी हुई चिकन, ओके नहीं खाएंगे, जिंदा रहना है ना, यही एक ठीक तरीका रह है। गया। हाँ, क्योंकि देखिए आपको जो जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए तो हजारों हमारे पास ऑप्शंस हैं, चीनी नहीं है, बल्कि चीनी जैसी खराब चीज कोई नहीं है। प्रोसेस्ड आपकी व्हाइट चीनी इस पे सेगमेंट करते हैं हम, बिल्कुल करेंगे, इसका ये तो कोई फायदा भी नहीं है, तो कैंसर का अच्छी बायस बात है कि हम अपनी डाइट से कम करें। मेरे घर तो आती ही नहीं है, या तो कोई, हाँ, हम लोग तो इतना कुछ चीनी जो स्टाफ वगैरह ने चाय में ले ली, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। मैं बिस्किट खा लेती हूँ और बेहतरीन बात है, यही मैं कह रहा था, ये आप ना कहती तो मैं कह देता ये बात। ना भी मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि देख मुझे लेते। नहीं, मतलब हमारा स्लोगन होना चाहिए, मुझे चाय में चीनी नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। मैं खीर में चीनी नहीं डालूंगी। बस ये कि जो आपके नेचुरल और चीजें जिससे हाँ, जैगरी वगैरह है, जैगरी भी होती है। एक हमें ना एज अ लाइफस्टाइल चेंज डालना चाहिए कि हमें जो मिठास की आदत होगी ना चीनी की, कम करें। हाँ जी, ब्रेक लेना है, सॉरी, आप असल में आप समझते नहीं हैं, आप समझ नहीं रहे सोहेब कि ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 365 न्यूज पे जहान रमजान ट्रांसमिशन में खुशी की सारे खबर। बच्चे तैयार हो जाओ, तालियां। किस लिए भला, किस लिए, किसकी सालगिरह है? सालगिरह की बात नहीं है, बहुत अच्छी खबर है सबके लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अरसे से हम इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान ने T20 तीसरा T20 न्यूजीलैंड को हरा दिया है और बड़ा जबरदस्त मैच हराया है। T20 यानी 20 ओवर्स का मैच, 204 रन बनाया न्यूजीलैंड ने। सब ये समझ रहे थे कि ये तीसरा मैच भी गया और ये सीरीज गई, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने कमबैक किया, बाउंस बैक किया भाई, 207 रन बना दिए। तो कौन बहुत अच्छा खेला? और लड़के आउट भी नहीं हुए ना, देखिए उन्होंने कहा आउट करके दिखाओ हमें। हसन नवाज जो कि नया लड़का लिया है और बड़ा जबरदस्त यंग टैलेंट है, पाकिस्तान का ओपनर है, 105 रन बना दिए 45 बॉल्स पे। एक बार फिर शाबाश असल के टीम लिए तालियां। पाकिस्तान, शाबाश। देखें, असल में इतनी आदत होगी ना हारने की कि जब जीत हुई तो कुछ यकीन सा नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, हम तनकीद करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करते। कौन कहता है पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलती? बस आपने दिल इतना दुखा दिया ना हाँ। कि इसकी वजह से, लेकिन ये कि अब अल्लाह करे कि ये इसी फॉर्म में रहें बिल्कुल। और यही वो इनकरेजमेंट हो कि जिससे वो आगे भी जीतते रहें और बिल्कुल। चीजें ठीक हो। और यंग खिलाड़ियों को मौका दिया था तो सब ये कह रहे थे कि कहां ले आए हैं आप, यहां पर न्यूजीलैंड में उनको एक्सपोज कर दिया। लेकिन देखिए, थोड़ा सा 2-3 मैचेस जब मिलते हैं किसी भी प्लेयर को और वो टैलेंटेड है तो फिर वो दिखाता है टैलेंट। 204 रन थोड़ा सा बताए थे न्यूजीलैंड ने बनाए हैं और इसमें मार्क चैपमैन ने 94 रन बनाए। 19 रन पर उनके ओपनर आउट हो गए। चैपमैन का ही किरदार है, पिक ऑफ द बैट्समैन है, 204 रन, और इसका टारगेट जब मिला तो लग रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा। लेकिन जब ओपनिंग का आगाज किया मोहम्मद हारिस ने, जो कि फ्लैम्बॉयंट बड़े जबरदस्त बैट्समैन है और हार्ड हिटर है, 41 रन उन्होंने बनाए 20 बॉल्स पे, और हसन नवाज ने 105 रन बनाए 45 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने छक्के कितने मारे होंगे? पता नहीं, 7 छक्के मारे उन्होंने। 7 नहीं। यस, ये तो बड़े अरसे के बाद, ये तो कोई जावेद मियादाद के जमाने में होते थे ऐसे खबरें आती थी। सही याद बात है उस क्या जमाना था उस वक्त, शारजा स्टेडियम से क्या जब बात। खेल रहे होते थे सब, और क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग। लेकिन आज भी अच्छा ही हुआ है। मैं सुबह रेडियो पे सुन रही थी तो मैंने कहा पता नहीं भाई क्या होगा आगे, अभी इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट वांट टू वॉच, आई डोंट वांट टू नो। सबका यही था। बहुत जबरदस्त ये खुशखबरी हम सब। और 51 रन बनाए हमारे कैप्टन सलमान अली आगा ने 31 बॉल्स पर, और अब पाकिस्तान अब अलाइव है। ये सीरीज अब देखना है कि 2 मैचेस पाकिस्तान कैसे निकालता है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी 2 विकेट्स लिए हैं, अबरार ने भी, जो हमारे स्पिनर है बेहतरीन, उन्होंने भी 2 विकेट्स लिए हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान के फास्ट एक्सप्रेस फास्ट बॉलर
3 विकेट हारिस रऊफ ने ली हैं। तो ये मैन ऑफ द मैच होंगे। अब मैन ऑफ द मैच देखें हसन होगा, क्योंकि हसन ने 104 रन बनाए, नॉट आउट है, 105 रन बनाए, नॉट आउट है, यानी उनको आउट ही नहीं कर सके। वो इतना तेज उन्होंने खेला, मौके भी दिए होंगे, लेकिन बेहतरीन इनिंग्स खेली। तो पाकिस्तान इसी तरह तो रिवाइव होता है। देखिए कोई भी खेल हो, अगर आप हारते फिर उसके बाद लोगों में लोग देखते भी नहीं है, फॉलो भी नहीं करते, लेकिन आज एक मैच जीते तो देखिए कैसी जान आ गई। नादिया खान ने कैसी क्लैपिंग की, आप देख रहे हैं, बड़ी मायूस थी है। मुझे बहुत शदीद खुशी हुई। मैं कहती हूँ देखो अगर हार भी रहे ना तो अच्छा खेल के हारे। हम लोग क्यों इतने डिप्रेस थे, क्योंकि बुरा खेल के हार रहे थे। डिमोरलाइज लग रहा था कि जैसे कोई गेम ही नहीं, कोई फाइट ही नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से, लेकिन आज अच्छा लगा। और अगर कभी आगे हारे भी तो प्लीज एटलीस्ट खेल के हारे। लेकिन अभी तो हम सिकंदर हम जीत गए। जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। गुड है। तो भाई हम मुबारकबाद देते हैं अपनी टीम को और टीम के कप्तान को कि वो इस तरह खेलते रहे और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर आए। और उसके बाद जो अगली सीरीज है, वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ईद का मजा ही तब आएगा जब जीत के आएंगे। जीत के आएंगे यार, घर वाले भी इतने खुश होंगे। सब भूल गए हम। हाँ, पुराना मैं कहने लगी थी कि पुराना भूल जाएंगे। जीत के आए पुरानी बातें हम छोड़ देंगे। ऐसी जबरदस्त ये कौम है, आप देखें ऐसी कौम की नुमाइंदगी करते हैं कि जो भूल जाते हैं, एकदम से भूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कितना मतलब ग्लो आ गई सुहेब के। सुहेब पिछाकी से पहले आप समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब आप समझने लगे हैं। रेफरेंस के लिए पूरा शो देखिए शुरू से जी। तो अभी ओवरसीज पाकिस्तानी अब जरा हाल अहवाल जान लेते हैं। हमारी सरबत ने लिखा है देश से दूर बसने वालों का। हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त ड्रामा। दिल पाकिस्तान के लिए रखते हैं सरबत, क्या ने दिल पे मारा है। बाकी बहुत ही टच, इसी से मुझे इमोशनल हो जाती हूँ। पहली लाइन से यही मुझे इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन अब बात करेंगे आयशा से। इन्फ्लुएंसर हैं, ओहो हो, लंदन से ज्वाइन किया। लंदन में। वेलकम करें भाई नादिया। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी आयशा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए। है, मैं भी, थैंक यू। आयशा बताओ तुम कब से हो यूके में? मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं। 10 इयर्स, अच्छा। कैसे आई, शादी के बाद आई या मतलब? शादी के बाद है ना, वैसे शादी यही के होता है, बाद पूछना भी बेकार है। शादी के बाद तो लड़का जो हमारे दुल्हा भाई हैं वो शुरू से यूके में थे या फिर तुम लोग साथ गए? नहीं, उनको काफी अर्सा हो गया, मुझसे तो बहुत ज्यादा साल हो गए 15 to 16 ईयर्स। तो यहाँ पे पढ़ाई भी की उन्होंने, फिर उनको अच्छी जॉब मिल गई, सेटल हो गए, फिर यूके में उन्होंने कोई पसंद नहीं किया। देखें आप, यूके में उन्हें कोई पसंद नहीं आया और वो लेकिन तो पाकिस्तान से भाई। हाँ, ये वो मुझे बताते कि मैंने शुरू से ये सोचा होता पाकिस्तान में ही शादी करनी है। कुछ छुपाते तो नहीं है वो। हाँ नाइस, नहीं बिल्कुल सही है भाई। अपना कल्चर है, आपको एक सुकून चाहिए लाइफ में। बल्कि जिनकी जिस तरह दूसरे कल्चर्स में शादियां होती है, मुश्किल हो जाता है। और फिर उनके पेरेंट्स भी पाकिस्तान में, मेरे पेरेंट्स भी पाकिस्तान में, तो इट वॉज वेरी ईजी। मैं हालांकि तब मैं कुवैत में रह रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान हुई शादी, फिर मैं यूके आ गई, तो काफी ट्रैवल किया मैंने लाइफ। तो पाकिस्तान में कहाँ से? हाँ, ये भी मैंने कहा था लाहौर से। लव मैरिज, अरेंज हाँ, मैरिज? पूछे मतलब पर्सनल तो बहुत मौका है। हाँ, वैसे मतलब आपके रिश्तेदारों में शादी हुई है या आउट ऑफ फैमिली? नहीं, आउट ऑफ फैमिली। अच्छा, चलो आप पूछो भाई। लाहौर से है भाई, लाहौर से। तो लाहौर मिस करती हैं आप? अच्छा, इनकी उर्दू कितनी अच्छी है, वरना कुछ लोग जो बाहर मूव होते हैं ना 6 महीने में उनका एक्सेंट ऐसे हो जाता है जैसे वो तो कभी पाकिस्तान में रहे ही नहीं। और फिर लाहौरी भी टच भी नहीं आ रहा, लाहौरी टच भी नहीं आ रहा। मजे की बात बता रही है, क्या मजे की बात आयशा? मेरा बेटा 5 साल का भी लास्ट मंथ हुआ है, उसको वो अभी इंग्लिश बोलना सीख रहा है, मैंने उसको उर्दू सिखाई है। इतनी वो अच्छी उर्दू बोलता है, और कई जो वो जा रहे होते हैं ना यूके में तो सब उसको इतना छोटा सा बच्चा उर्दू बोल रहा है। मैंने कहा भाई हमारी अपनी जबान है। मैं नहीं चाहती वो पाकिस्तान जाके इशारों में बातें करे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली में इंडल्ज इन्वॉल्व हो। इतनी अच्छी उर्दू आती। और अच्छी बात है, देखिए इंग्लिश तो वो सीख ही जाएगा, तो अगर आपने घर में भी अंग्रेजी उसके साथ बोलनी है तो फिर उर्दू कौन सिखाएगा? और बच्चे 2-3 जबानें बोल सकते हैं, बच्चे आराम से बोल सकते हैं 2-3 जबानें, तो बिल्कुल घर में इतनी उर्दू उसको प्रैक्टिस कराएं कि वो बोलता रहे। और ये भी खास बात है आपकी कि लाहौरी टच नहीं है। वो लाहौर का जो उर्दू है वो भी बड़ा मजे का होता है, खैर, लेकिन उर्दू आपकी बड़ी साफ है। अच्छा, पता फिर क्या होता है जब बच्चे आते हैं ना ये पाकिस्तान आयशा, फिर जो हमारे ऑब्वियसली फूफियां, नानियां, दादियां, वो फिर घबराती हैं इनसे बात करते हुए। वो जैसे बेटा पुत्र की हाल है, वो इंग्लिश में करके कहते हैं अच्छा चल मुड़ जा, हाँ, तू दस, एकदम इग्नोर करते हैं कि क्या करें वो, फिर इंग्लिश में उनसे किस तरह बातें करें तो अच्छा किस तरह से बात करें। इतना मुझे ये खुद पर्सनली बहुत वियर्ड लगता है। जब मैं पाकिस्तान में, मुझे याद है मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो एक फैमिली यूके से आई हमारी फैमिली में, तो उनके बच्चे इशारों में बातें कर रहे थे अपनी दादी से। एंड उस दिन मुझे नहीं पता था मेरी यूके शादी हो जानी है, बट मेरा फोकस जब मैंने उसको रेज किया है तो मेरा ये था कि इसको उर्दू सीखनी है हर हाल में,
और ये एज इस एज में ना सिखाए वो बड़े होकर नहीं सीखेगा। इंग्लिश तो हम भी बोल लेते हैं, हम लोग पाकिस्तान में पले बड़े हैं, लेकिन सब कम्युनिकेट कर लेते हैं। अच्छी इंग्लिश, अब मैं जॉब करती हूँ, सारा दिन इंग्लिश में बात करती हूँ, जब घर आती हूँ कोई मुझसे इंग्लिश में बात ना करे। आई लव माई लैंग्वेज, उर्दू में मजा आता बात करने का। इन्फ्लुएंसर भी है आप, इसके बारे में बताएं जरा। I think it's a very strong word, influencer. Content creator कह सकते हैं। Influencer is like very, हाँ, मैंने स्टार्ट किया था जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ और वो कोविड में पैदा हुआ था। अच्छा। तो लाइफ बहुत रुक गई थी, तो तब मैंने ये इस तरफ आई थी। मेरा कभी कोई प्लान नहीं था ऐसा कि मैं कभी, हालांकि मुझे शुरू से बहुत शौक था। अगर मैं जब यूनिवर्सिटी में थी ना, मैं फेसबुक पे इतनी एक्टिव थी, कभी कभी मैं सोचती थी तब अगर ये पेड सब कुछ होता ना तो आज मैं बहुत फेमस होती। बट ये कि मैंने फिर ये स्टार्ट किया। अब मेरा जो नीश है वो भी मॉम है। अच्छा, क्या पेज तुम्हारा इंस्टाग्राम पे है या यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, किस पे हो? सिर्फ इंस्टाग्राम से एक ही मैनेज होता है, बहुत मुश्किल है वो भी मैनेज करना। और मैं इतनी रेगुलर पोस्ट भी नहीं करती, बट ट्राई करती हूँ जब मुझे अच्छी कोलैबोरेशंस वगैरह आती हैं। अच्छा। और अपना लाइफस्टाइल। हाँ जी। कोलैबोरेशंस कैसी आती हैं कि वो बताओ? हर तरह की आती हैं। देसी रेस्टोरेंट्स खुलते हैं तो हमें बुलाते हैं, जैसे ईस्ट लंदन में हलाल फूड। और जिस तरह मेरा नीच मॉम है तो अजला मेरा जो बेटा है उसके लिए काफी कोलैबोरेशन, बुक्स, बिकॉज ही लव्स बुक्स। तो मैं बहुत वीडियोस पोस्ट करती हूँ कि बच्चों को बुक से प्यार करना कैसे सिखाना, इस्लामिक बुक्स कहाँ से मिलती हैं, तो फिर लोकेशंस पोस्ट करना। मैं काफी इन्फॉर्मेशन अपनी स्टोरीज पे लगाती हूँ, क्या आपको ये चीज यहाँ से मिल जाएगी, किड्स फ्रेंडली प्लेसेस और आउटडोर एजुकेशनल एक्टिविटीज। बेसिकली मेरा जो है कि मैं ज्यादा पोस्ट करती हूँ। कितनी अच्छी बात है। और उसकी व्यूअरशिप भी है कि लोग उसको फॉलो। कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे ऑलमोस्ट 12K। जबरदस्त, नाइस, माशाल्लाह, ग्रोइंग। बस टाइम दिया करो इन चीजों को, वक्त देना पड़ता है कि आपकी रेगुलर वीडियोस आए। लोग तो कहते हैं कि जी डेली पोस्ट करें, मैं ऐसे नहीं होता। डेली पोस्ट, अच्छा, मेन इसका यही है, आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है, वरना इसका कोई वो नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा अब मैंने स्टार्ट किया रेगुलर होना। मेरे बेटे का स्कूल स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है डांटती नहीं होंगी अपने बच्चों को कभी, आपने लगता नहीं है कि कोई चपेट भी लगाई हो थोड़ी? इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया इज नॉट रियल। कभी ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट माम हूँ। आई थिंक हर चीज में मॉडरेशन जब हो ना तो चीज सही रहती है, मुझे ये लगता है। अच्छा लग रहा है आयशा, यू वेयरिंग ये स्कार्फ, शलवार कमीज, आप ईस्टर्न कपड़े वहाँ पहनती है यूके में? जी, आई क्रेव टू वेयर देसी। अब जिस तरह रमजान है, मैं डेली मैंने अपना एक वार्डरोब सारा आयरन की, बेसिकली यहाँ पे टाइम इतना कम होता है, आयरन करने में काफी टाइम होता है, सब कुछ हमें खुद करना है, सफाइयाँ भी करनी है, कपड़े भी। जब अभी पिछले दिन मैंने इफ्तारी होस्ट किया, उसकी मैं रील आज पोस्ट करूंगी। बहुत स्टैटिक्स मेरे, बेसिकली मैं बहुत स्टैटिक पर्सन हूँ। अगर कुछ भी मैंने करना है, सजा हुआ हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, अच्छी बात है वो। तो फिर पाकिस्तानी कपड़े, देसी कपड़े, अभी कल मैं अपनी बहन के साथ शॉपिंग करके आई हूँ खाड़ी से, ईद की। तो ईद के कपड़े ले लिए, जबरदस्त है। so आपको आसानी भी यूके में हो गई है ना, जर्मनी में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मुझे तो आयशा, तुम्हारी ईद की जब दावतें होंगी तो क्या मेन्यू तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि सब खुद बनाना है? कितनी डिशेस बनाती हो? मैं ईद का नाश्ता बहुत टॉप नॉच बनाती हूँ, पूरा अपना टेबल स्केप सेट करती हूँ, सारा कुछ देसी नाश्ता। हलवा पूरी, पता आप मेरे, हाँ जी, मेरी बहन भी यूके में रहती है, तो बहनोई मेरे आते हैं, मेरे हस्बैंड लोग देसी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो प्रॉपर देसी नाश्ता होता है। बट मैं लंच में कुछ कुक नहीं करती, बिकॉज इट्स टू मच फॉर मी। तो हम लोग डिनर, लंच होता ही नहीं यहाँ पर, तो फिर डिनर पे हम बाहर जाते हैं। हर ईद पे मेरा किचन नाश्ते के बाद क्लोज हो जाता है। मुझे ईद एंजॉय करनी है, बिल्कुल। हाँ, जबरदस्त आयशा। तो हमारी तरफ से एडवांस आपको ईद मुबारक। वैसे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आपसे एक बात कहनी इससे पहले कि कॉल एंड हो। मैंने आपको अपनी अम्मा का सलाम कहना है। शी इज अ ह्यूज फैन एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। सिंस ड्रामा बंधन एंड देन आपको बताया मैंने, इस समय कुवैत में रहती थी, मेरी अम्मी हाउस वाइफ है, वो आपको वो दुबई का शो, जहाँ पे हम घर आते थे, हम कॉलेज वगैरह से आते थे, तो अम्मी बताती थी आज नादिया ने ये कहा, आज ये वाला टोटका था, आज ये। और वो कल मैंने बताया, मैंने आपको तो नादिया से बात की, आंसू आने वाले हैं नादिया के, नादिया मेरे, एंड शी इज लाइक
मैं एग्जैजरेट, मेरी फैमिली एंड बंधन ड्रामा तो बहुत लाइक आई थिंक वो तो आइकॉनिक है ना। बस मुझे एक काम तो करो, उसमें- उनका नंबर नोट करवा लो, मैं उनको एक फोन करूंगी सारी शो के बाद। तारीफें तुम जरा आप फोन पे अब आप कर। उनको सलाम एक्सेप्ट कर लिया, मैं उनको बताती हूँ मैंने आपके सलाम थैंक यू भेजे। सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया। और प्लीज फैला दो, कहते हैं ना आग की तरह ये खबर के आप सब हमें देख सकते हैं। बड़ा अच्छा एक शो है जो कि इन्फॉर्मेटिव है। इसमें वो कंटेंट नहीं जो ना क्रिंजी कंटेंट होता है कुछ शोज में, जिसकी वजह से हमने शोज देखने छोड़ दिए हैं। ये मैं शो मेरे भी करने की ये वजह है कि इसमें बड़ी हम इन्फॉर्मेटिव और मजेदार बातें कर रहे हैं जैसा मैं कंटेंट चाहती हूँ। तो बस फैला दो, हर तरह का content हमारे वायरल पास कर दो information ये बात आयशा। बहुत Thank you शुक्रिया so much। आयशा, वक्त दिया। Definitely। और अपनी मम्मी को मेरा बहुत सलाम। जी ओह, कोई भाई टिश्यू पेपर लाओ जरा। देख ले लो जोहेब, तुम समझ नहीं रही आज, जोहेब समझ नहीं रहा है फर्स्ट सेगमेंट से। सही है। एक आर्टिस्ट हमारे पास होंगे, एक ब्रेक हमने ले लिया। कटलरी से वो आर्ट वर्क बनाते हैं। मिनी स्टेनलेस स्टील। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक 365 न्यूज़ पे जहां ने रमज़ान की ट्रांसमिशन। और अभी हमारे स्टूडियो में बहुत ही कमाल एक आर्टिस्ट आए हैं। ऐसे ऐसे हीरोज पाकिस्तान में हैं, यकीन करें उनका काम देख के एक तो हैरान होता ही आदमी, और कैसे उसकी तारीफ की जाए ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम अफसोस भी होता है एट द सेम टाइम कि अभी तक लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान के पास कैसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद है। कोई पेट्रनाइज नहीं करता इन लोगों को। अब आप देखें थोड़ा सा, अगर कैमरा हमारा ये थोड़ा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। और इनका कमाल देखें, ये क्या मास्टर पीस क्रिएट करते हैं magic आउट out of ऑफ nothing। कटलरी एंड स्टेनलेस स्टील की जो कटलरी है उससे देखें, ये मतलब कांटे, चम्मच, छुरियां, इनसे ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं, इतने अच्छी क्वालिटी के हैं और कि इतने it's एक्सपेंसिव होते हैं दुनिया भर में। ये जो आर्ट वर्क होता है ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर ये जो यूनिक पीसेस है ना, इनकी बड़ी बहुत मार्केट है। और खास तौर पे बाहर के मुल्कों में, बिकॉज दे वेरी यूनिक। इस जैसे पीसेस आम नहीं होते, और इसमें कितना आर्ट वर्क, इतना स्किल लगी है इसकी, तो आप क्या प्राइसेस होती हैं बाहर। और यहाँ जो हैं अली चांद भाई हैं, वो इससे कितना कमा रहे हैं, कितना आसान है उनके लिए। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके आर्टिस्ट को वो रिकग्निशन, उनके आर्ट को वो रिकग्निशन मिल रही है या नहीं, नहीं मिल रही। तो ये बताएं। अली चांद भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इतने ज़बरदस्त आप आर्ट वर्क करते हैं, फ़ख्र है खैर हमें तो आपके ऊपर। मुझे बताएं कैसे ये आगाज़ आपने किया, कहाँ सोचा, किन हालात वाक़यात में आप रहते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसे मैं बायबोन आर्टिस्ट हूँ, मुख्तलिफ आर्ट में वर्क करता रहता हूँ, तो क्रिएशन नहीं लाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली तो मैं इस आर्ट को शुरू करने से पहले मैं स्टेज डिज़ाइनर था। ये स्टेज ड्रामे, थिएटर वगैरह पे स्टेज लगाता था, उसमें लाइटिंग वगैरह मैं एडजस्ट करता था वो। तो ड्यूरिंग द कोरोना सब काम ख़त्म होने के बाद मैंने नेट पे कुछ आर्ट के हवाले से कुछ सर्च किया, तो जिसमें काफ़ी सारी आर्ट में, क्योंकि मैं बचपन से ही सोचता था कि आर्ट सिर्फ पेंटिंग है या कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, लेकिन इसमें जब मैंने देखा नेट पे तो ये सारा अलग अलग शोबे का आर्ट था उसमें मुझे सबसे अच्छा लगा, लेकिन हार्ड वर्क था इसमें। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इसको नेट पर देख। आप रहते कहाँ हैं वैसे? रिहाइश मेरी गार्डन की तरफ है। अच्छा, कराची से ही है जी ना हाँ, आपका कराची में, और मेरा वर्कशॉप है जौहर पे, गुलिस्तान जौहर। अच्छा, तो फिर ये आपने कि मतलब किस स्केल पे आपने फिर ये काम शुरू किया, और आप क्या ये कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ सेल हो रहे हैं ये पीसेस? जैसे मैंने कहा ना कि वो नेट पे मैंने देखा, वहाँ पे स्पून पे, कटलरी पे काफ़ी काम हुआ है और बहुत ही हार्ड वर्क हुआ है इसमें। तो मुझे, क्योंकि मेरा काम वेल्डिंग, इसमें ज़्यादातर काम वेल्डिंग का है उसमें, तो वेल्डिंग मुझे आती नहीं थी, तो मैंने बड़ी कोशिश की, वेल्डर हायर किया। और फाइन वेल्डिंग है ये वो नहीं जो ये बड़े बड़े आप फेंस वगैरह बना रहे होते हैं, नहीं, ये तो इतना बारीक काम है, इतनी बारीकी में भी वेल्डिंग का तो अलग ही सामान होता होगा। वो बड़ी मुश्किल होता है, तो मैंने इलेक्ट्रिक वेल्डर हायर किया, लेकिन उससे बस में नहीं था, तो फिर मैंने खुद ही वेल्डिंग सीखी। वेल्डिंग सीखी आपने? जी हाँ, तो वो क्योंकि वो शटर जाली वगैरह जो बनाते हैं वो उनके बस नहीं, उनके काम में सफाई। तो फिर क्योंकि आर्ट का इसमें एक चीज़ ये होती है कि पहले सबसे पहले ये काम होता है कि स्पून, जब स्टार्ट मैंने किया तो स्पून में समझता जैसे हम घर में आम यूज़ करते हैं, लेकिन स्पून में भी हज़ारों टाइप के डिज़ाइन है, फोक में भी हज़ारों टाइप के, छोटे बड़े मुख्तलिफ, 3 टांगों वाले, 2 टांगों वाले, 4 टांगों वाले, इस तरह। और फिर वजन के हिसाब से भी हाँ। कि कितना हैवी है, तो लाइट है। वो बाहर ज़्यादा वो यूज़ होते हैं। नाइफ में भी काफ़ी चीज़ें अलग लोग डिफरेंट तो ये है। समझ रहे हैं कि लाखों रुपए आप ये आपका ये काम देख के समझ रहे होंगे लाखों रुपए आप कमा रहे हैं। जिंदगी कैसे बसर हो रही है ये बताएं। बस ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है गुजर हो रहा है, लेकिन ये कि इसमें कोई वो फाइनेंशियल तौर पे कोई बेनिफिट नहीं है। ये क्यों? बस यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते या ख़रीदना नहीं चाहते, ये क्या वजह है?
जैसे मैंने और बहुत किसी- कोशिश की ऑनलाइन वगैरह सेल करने की, लेकिन नहीं गए। मतलब मेरा ख्याल है कि ये किसी स्टोर में होंगे तो ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, और वो भी बड़े स्टोर में, तो वो फिर लोग कहते हैं कि भी हम तो लेना ही है। हैवी एक्सपेंसिव या हो सकता है कि आपके चैनल के तवज्जुह से कुछ शोरूम वगैरह जो उनको काम पसंद आए, क्योंकि ये शोपीस है डिस्प्ले के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान में मैं नहीं जानता कि किसी ने ये काम किया भी नहीं है ना पाकिस्तान नहीं, ये में। देखा नहीं हमने, आप सही तो कह आपने रहे हैं। गुल हमने प्लाजा वगैरह में नहीं ट्राई किया कि वहाँ नहीं, वहाँ मैंने शुरू में ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि- नहीं रखने हमने। नहीं, वहाँ पे वो लाइक नहीं किया गया, मतलब कि- चाइना से मंगवा रहे हैं सामान, वो ठीक है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लेकिन का काम हाँ भेज जी, के क्योंकि दिखाना, क्या है? क्योंकि ये रीजनेबल होगा इसलिए नहीं बेच रहे। अच्छा, क्या मुझे उन्होंने एक मना वैसे कर दिया बताएं, आपको? ये चीज है, ये कितने की आपने फॉर सेल अगर हो, वैसे तो कोई कीमत नहीं है ईगल इसकी। है ये। ये मैंने अपने हिसाब से, मेरे कोस्ट इस पे 3,000 रुपये आई है मेरे हिसाब से। ठीक है। ठीक है ना, अगर वो वैसे आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये जाहिर सी बात अनमोल है, मैं 20,000 15,000 में भी सेल करूंगा, क्योंकि इसका शेप देना, उसको डिज़ाइन करना, ये सबसे मेन चीज़ है। ये 20,000 15,000 का भी कुछ भी नहीं है, 15,000 कुछ भी नहीं है इस आर्ट वर्क के लिए। हाँ, अगर मेरे बाहर बिके स्टूडियो तो में फिर इससे तो- बड़े बड़े आर्ट पड़े हुए हैं, मेरे स्टूडियो में और भी बड़े आर्ट पड़े हुए हैं, जिसका मैंने आर्टिकल बनाया हुआ है काफ़ी सारे, तो देखने के लायक हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जितना मेरे से पॉसिबल था मैं लेके आया। इसमें ये चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी कम से कम 150-200 रुपये की मटेरियल इसमें लगता है, और मेरी मेहनत या वेल्डिंग वगैरह का खर्चा आता है, वो उसकी पॉलिश वगैरह, उसकी वेल्डिंग वगैरह तो सब। कहीं एग्जीबिशन का नहीं सोचा, या किसी ने थोड़ा सा पेट्रोनाइज किया, हुकूमत की तरफ से देखा हो कि यार ये तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसको हम जरा नहीं, अभी तक तो मैं मुस्तकिल तकरीबन 2-3 साल से काफ़ी चैनलों पे गया हूँ, मुझे इनवाइट किया, आपकी जैसे आपने मुझे इज़्ज़त दी उस तरह से लोगों ने इनवाइट किया, लेकिन कहीं से मुझे अप्रोच नहीं हुई कि भाई आप आ जाए हमारे मेरे ख्याल पास। है आपको खुद जाना पड़ेगा अलीजान भाई, अगर अप्रोच नहीं किया तो थोड़ा सा आप भी इसको अग्रेसिवली परस्यू करें, तो आई थिंक, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों की एग्जीबिशन हो, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं जिनकी आपको तलाश है कहीं ना कहीं। सोशल और मीडिया के जरिए और स्पेशली ये बाहर के मुल्कों में तो इसका जाना बहुत बड़ा ज़्यादा। ज़रूरी है। आप अच्छा, क्योंकि अमेज़ॉन के ज़रिए या और भी ऐसी ऑनलाइन जो हैं प्लेटफॉर्म्स, उसके ज़रिए आप बाहर क्यों नहीं इसको ट्रेड करते? जी, मेरी कोशिश यही है कि इसमें करूँगा। अभी मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं इस पे ज्वेलरी पे काम कर रहा हूँ। इस पे ज्वेलरी का कांटे छुरी की ज्वेलरी कैसे बनेगी? बहुत बेहतरीन ज्वेलरी, इससे भी ये बन गई, ज़्यादा, आप छुरियों का हार। देखिए, ये आप समझ सकते हैं कि इससे भी बन ज़्यादा जाएगा ये सारा। दीदार है और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो ज्वेलरी है, जिसमें इयरिंग है, लोकेट है, चमचों ब्रेसलेट से है, शायद रिंग बन है, जाए। चमचों से सारी बनेगा? चीज़ें बनती, पायल है, काफ़ी चीज़ें इसमें। तो ये चमचे खास आप ये देखते हैं मार्केट में जाके परचेज करते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन के, या जो आपके जहन में विजुअलाइज करते हैं आप क्या बनाना है आपने? जी, अक्सर मैं महीने 15 दिन में लोकल मार्केट में जो ठेले वगैरह लगते हैं, वहाँ से मैं चूज़ करता हूँ, मेरे काम के जो होते हैं वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनको परचेज़ करता हूँ और अपने पास स्टॉक कर लेता हूँ। जहाँ कुछ आइडिया जहन में आता है, कोई आर्टिकल जो जहन में आता है, तो मैं उसको डिज़ाइन देकर, शेप देकर उसको बनाना शुरू कर देता हूँ। नहीं, अपना ब्रेड एंड बटर कैसे चला रहे हैं? अपने महीने का खर्चा किस तरह इससे निकाल रहे हैं खर्चा, या कुछ और भी काम कर रहे हैं आप? मेरा काम वैसे स्टेज लाइटिंग का है, तो साइड पे मेरा लाइटिंग सेटअप लगता है, तो उसके में अपना घर का गुजारा हो रहा है। अच्छा, इससे कुछ भी नहीं हो रहा? इससे कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक शौक है जो मैं पूरा करता हूँ। हाँ, लेकिन इससे भी इनकम और होनी उम्मीद चाहिए है- इतने बड़े स्केल पे कि और भी जो है लोग आपसे ये काम सीखें और आपके लिए बनाएं, और फिर आगे बात ही यही है अलीजान भाई कि सेल करना, कोई चीज बिल्कुल ऐसे। बनाना, उसको सेल करना, आगे बेचना, नादिया, ये देखिए। ये भी एक वो साइंस है, ये आर्ट है, तो ये डिपेंडेंट है इस साइंस पे कि आपने इसको बेचना भी है, सही मार्केट में लेके जाना है, दैट इज वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। और आप देखें कितना हैवी है ये, इसको अच्छा, बाहर के लोगों के लिए तो आसानी होगी, पता है, अमेज़ॉन वगैरह, क्योंकि हमारे पास अभी पता नहीं अमेज़ॉन पे कितनी आसानी है कि हम भी इसको ऐसे बेच सकें। आई वुड लाइक कि हमारा शो जो देख रहे हैं वो ज़रूर अलीजान भाई से कांटेक्ट करें, कोई क्योंकि ये आपका मुझे पता है कमाल कांटेक्ट चीज़ है। नंबर, यानी कांटेक्ट नंबर भी, या फिर आपकी कोई वेबसाइट, कोई ऐसा सोशल मीडिया पर है चीज? देखिए यार नादिया, जी हाँ, मेरा चांद आर्ट गैलरी के नाम से फेसबुक पेज है, चांद आर्ट गैलरी, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है और टिकटॉक पे भी है। और वहाँ ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं सारे और लगे उनकी हुए हैं। प्राइस भी लगी हुई है। यहाँ यही चीज़ लगी हुई है, उससे ज़्यादा भी लगे हुए हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें लगी मुझे हुई लग है। रहा है अलीजान भाई आपको खुद नहीं पता कि आप इतना क्या काम कर रहे हैं ये आप, ऐसी वाकई ये ऐसी कोई सही चीज़ बात मैं जान के कमरे के लिए लाई, उसको पसंद आई, इसके आदि भी खूबसूरत नहीं थी, और वो 6-7 हज़ार का पीस, और देखिए, ऐसा था भी नहीं इसका बिल्कुल स्टेनलेस ऐसे स्टील ही। का। ये इतना तो weight कुछ है भी, एक छोटी सी साइकिल प्लास्टिक की मैंने ली थी, वो रमला बाजार है वहाँ पे बार्सिलोना में, 20 यूरोस की मिली थी मुझे। वो छोटी सी प्लास्टिक की साइकिल थी, 20 यूरोस की। अब आप अंदाजा कर लें यूरोस में, और प्लास्टिक की साइकिल थी, और ये तो ऐसा। अच्छा, इसको जंग वगैरह लगता है या ये नहीं, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील है, ये स्टेनलेस स्टील है? यानी एक बार बस क्या तारीफ, कभी कभार अल्फाज जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। कितनी देर लगती है भाई एक पीस आपको बनाने में? ये मुख्तलिफ, जैसे अलग डिज़ाइन का होता है, जैसे डिज़ाइन का होता है, कम आर्ट जिसमें वर्क मेहनत होती है, उसमें जो 2-3 पीस बन जाते हैं। वैसे
बड़ा पीस होता है, इसमें 2-2, 4-4 दिन लग जाते हैं। हाँ, लेकिन आई थिंक वैसे मैं तो राब्ता करूंगा बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये जो चाइना से सामान आ रहा है जो फंस जाता है, अभी आई नहीं, हमने मेरा पेमेंट मोबाइल की नंबर हुई है, आप चेक कर लीजिए। आप जी, प्लीज मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो हैं इनसे ये सामान लें, मेड इन पाकिस्तान है और बहुत आला क्वालिटी है, बहुत अच्छा। अच्छा, इतने कलेक्शन लोग करते हैं, मैंने देखा है बहुत पैसा है लोगों के पास, और क्या में देखा है ऐसे होम स्टोर्स में ऐसे भरी पेंटिंग्स हुई वगैरह चीजें, और भरी हुई चीजें इतनी ऐसी, खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल लेकिन ऐसे, बस वो प्रमोशन ऐसी होनी चाहिए। आप भी थोड़ा सा इसमें कोशिश करें और हमसे जो हो सका वो हम भी जरूर करेंगे। हमारे अनसंग आप हीरो हैं भाई वो पाकिस्तान पसंद में। पता Craft है आपका। आर्टिस्ट को अपना काम, वो कहते हैं हमारा काम है बना लेते हैं, बेचना, मार्केटिंग करना, वो एक अलग शोभा है, उस पे उनको जो है ना उनकी मासूमियत आ जाती है वहाँ आड़े। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये भी ज़रूरी है कि आपकी चीज़ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, लोगों को पता चले, और देखिए पाकिस्तान का वो नाम ही उसकी रोशन राइट- होगा ना, वो राइट पाकिस्तान जगह के है लिए। इसके लिए, और यहाँ भी बहुत लोग इसको पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ईशान भाई। और ब्रेक के बाद एक और खुशखबरी, एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशन है जो हम जीत चुके हैं बहुत सारे मेडल्स, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्पेशल ओलंपिक्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में। सबको हरा के आ रहे हैं हमने छोड़ा नहीं किसी को। तो हमारे साथ वो टीम होगी जो कि हमारे चैंपियंस होंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ोहैब, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अरशद नदीम को जब वो जीत के आए थे पाकिस्तान के लिए तो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया था, तो वही बड़ा दिल मैं कहती हूँ हमारे और भी कुछ बच्चों के लिए जरा रखें, जो कि हमारे लिए इतना कमाल काम कर रहे हैं, मेडल्स जीत के आ रहे हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहे हैं, उनके लिए भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी जरखेज है भाई मिट्टी हमारी ये, पाकिस्तानी एथलीट्स कमाल करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में तो लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड शायद बनाना है मेडल्स लेके आने का। आप देखते होंगे हमारे शोज पर भी वक्तन फवक्तन एथलीट्स आते हैं, हर गोल्ड साल ही मेडल, कोई ना कोई खुशखबरी होती है, कभी बगैर गोल्ड मेडल्स के वापस नहीं आए माशाल्लाह ये तो बच्चे। कारनामा ये है कि जनाब पाकिस्तानी एथलीट्स ने मुल्क का नाम एक बार फिर दुनिया भर में रोशन किया है। 15 मार्च तक ये इटली में इवेंट हुआ, आलमी गेम्स हुए, और पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स ने मजमूई तौर पर 11 मेडल्स इसमें हासिल किए। 11 कौमी खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं नादिया, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि क्रॉस कैटेगरी स्कीइंग में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। तो ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं स्कीइंग और ये वगैरह के। विंटर स्पेशल इसकी गेम्स थी, स्पेशल ओलंपिक्स की, और 100 से ज्यादा कंट्रीज थी इसमें। बिल्कुल देखे ना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ख्याल इसमें पार्टिसिपेंट्स थे 15। तो इंट्रोड्यूस कराइए ना नादिया, कौन हमारे साथ है? वो अचीवर्स हमारे साथ है भाई, मेडल्स लिए हुए उन्होंने। जबरदस्त। तो जी कौन हमारा नाम रोशन कर रहे हैं ये बच्चे जो हमारे स्टूडियो में आज आए हैं, और साथ में इनकी हेड ऑफ डेलीगेशन भी है फरखंदा जबीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो फरखंदा। थैंक यू। यार माशाल्लाह, मुझे बताइएगा कि ये किस किस कैटेगरी में बच्चे जो हैं, कितने गोल्ड मेडल, कितने ब्रॉन्ज और सिल्वर लेके आए हैं? अच्छा, इसमें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में हम लोगों ने 2 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, स्नो शोइंग एंड क्रॉस कंट्री स्कीइंग, और टोटल हम लोगों के 11 मेडल्स जैसे आपने अभी मेंशन किया, और ये तीनों स्नो शोइंग में थे, पार्टिसिपेट किया था। और इसमें इनके स्कीइंग वगैरह भी की? हाँ, इस क्रॉस कंट्री स्कीइंग में हमारे पास डिफरेंट एथलीट्स थे और स्नो शोइंग में डिफरेंट थे। तो मोहम्मद मौजम है, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते हैं। मौजम हमारे साथ हैं, हमारे जबरदस्त एथलीट, और हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद आफाक खान, इन्होंने भी गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीता है। और हमारे साथ कौन है? प्यारी बच्ची, प्यारी सी बच्ची तबस्सुम, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तीनों हमारे साथ। भाई जरा खुश तो हो जाए ना, इतना जबरदस्त कारनामा करके आए। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस जिंदगी में और फिजिकली भी, माशाल्लाह इंस्पिरेशन है ये बच्चे। तो कौन से मसाइल के साथ इन्होंने कम्पीट किया? अब इसमें जाहिर है कि एक जितना टफ जर्नी होता है उसमें इट कैन नॉट बी विदाउट एनी चैलेंज, और इसमें जो है एक तो इनके अपने पर्सनल चैलेंज, क्योंकि जो है जनरली स्पेशल नीड्स को ट्रेन करना, इसमें कोचेस की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। फिर ये समर गेम्स, मतलब दे वर नॉट अ रेगुलर गेम्स, दे वर विंटर गेम्स, तो इसमें इनकी स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ फिटनेस, फिर उस विंटर के प्रेशर को कोप अप करना। यहाँ तो ऐसे स्नो में ट्रेनिंग इनकी नहीं होती एक्लेमेटाइज नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देन जर्नल स्पोर्ट्स वेन्यूज एंड बाकी चीज़ों में तो फ्रॉम द फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर चीज़ पे एक
एक स्ट्रेटजी, एक प्लान होना जरूरी है जिसके थ्रू फिर ये लोग और कितने एथलीट्स आप देखें ना, अच्छा जो एथलीट होता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता, ये पिच का जो बहाना होता है ना, पिच का जो बचपन से सुनिए, पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, इसलिए गेम नहीं चली, ग्राउंड में इसलिए हो गया, वो हो हमारी गया। तैयारी नहीं थी। वहां तो देखिए ना मुल्क वो था ना, वो जमीन जिसपे कभी उन्होंने इस तरह प्रैक्टिस की हो, और वो देखे कितनी ट्रेनिंग जीत के करके आए। आते हैं। वो जो 100 ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज, और सारे कैसा मेथड यूज करते हैं, वो साइंटिफिक गेम है, ट्रेनिंग है सारी। लेकिन हमारे यहाँ तो मौजम 100 मीटर स्प्रिंट हरा दिया सबको, गोल्ड मेडल लेके आ गए तुम सीधा। जी सीधा ये बात है, सीधा बिल्कुल सीधा हाँ बिल्कुल। लेने कैसी गए तैयारी थी? इसीलिए थे, बहुत अच्छा काम करके आए, जबरदस्त। तैयारी कैसी थी, मुझे बताए थोड़ा सा। तैयारी सही थी। ट्रेनिंग कहाँ अच्छी थी। ट्रेनिंग हमने नलथर में की थी, खानसपुर में की थी, और लाहौर में भी की थी, और कराची के अंदर सीव्यू के ऊपर की थी। तो जब इस ऑफ द स्नो सीजन होता है तो स्नो नहीं अवेलेबल होती, तो सैंड जो है वो फिर रोल प्ले करती है उसका। सही। तो जो है स्नो शोइंग में फिर हम लोग इन लोगों को स्नो सैंड में ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जैसे लाहौर में रिवर रावी एंड देन कराची में सी व्यू। और फिर नॉर्दर्न एरिया इसलिए कि वो जरा हाँ, फिर breathing वहाँ पे का, फिर हाँ, real वहाँ snow पे में issues जो होते हैं, है। तो उससे हाँ, Yes, क्या बात। जबरदस्त। तो उनकी फैमिली से भी कोई साथ जाता है वैसे प्रखंडा? नहीं, वहाँ गेम्स में नहीं जाता। इनफैक्ट इनका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और फाइनल स्टेजेस होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि इनको इंडिपेंडेंट लिविंग भी आए। तो इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट के ट्रेन और जाके कॉम्पीट करें, वो पूरा इनका एक सेल्फ जर्नी है जिसमें इनको अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जिसमें बिफोर द गेम्स इनके लिविंग कैंप्स होते हैं जिसमें ये इकट्ठा होते हैं। हाँ, पूरा और all over the पेरेंट्स कितने world। खुश पेरेंट्स हुए कितने होंगे खुश भाई। भाई। क्या कहा था अम्मी ने जब सुना कि मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, क्या तासुरात है, क्या कहा उन्होंने, दुआ दी? तो बहुत खुश थी। खुश थे। और जो रिश्तेदार होते हैं, फुप्पी खाला कोई हैं, जी, चची, वो भी खुश हुए थे। सब खुश हुए माशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें कैश प्राइजेस होते हैं प्रखंडा, बच्चों को मेडल्स तो मिले, लेकिन इसके अलावा क्या इंसेंटिव्स होते हैं? क्योंकि दे डिजर्व सो मच। यहाँ तो फ्लैट दे दिया अरशद भाई को, क्या क्या नहीं यहाँ मिला, पता नहीं करोड़ों क्या कुछ करोड़ों वाकई। पति बन गए वो। तो ये हमारे ये बच्चों को क्या मिलता है? तो इंटरनेशनल स्टेज पे तो इनके लिए वो मेडल और अवार्ड ही जो है मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नहीं नहीं, उसमें मॉनिटरी नहीं होता। लोकली जो है कुछ जो है कहीं ना कहीं इसमें इनको अवार्ड कैश प्राइज दिए जा रहे होते हैं। एंड तबस्सुम भी बात करती है या सिर्फ ये मेडल जीतती है? फोकस सिर्फ मेडल्स पे है तबस्सुम? नाम भी तबस्सुम है और फिर मुस्कुरा भी रही हो वैसे ही बिल्कुल। बोलो कुछ। तो इनके साथ अपने बारे में यूजुअली बताओ। साइंस में ही जो है कम्युनिकेट होता है। प्रखंडा इन्होंने रिले में जो है सिल्वर मेडल सब समझ आ गई है वैसे, मुझे बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया तबस्सुम ने कि किस में जीता है मेडल। नहीं, और बहुत खुशी हुई मुझे देखिए माशाल्लाह, बच्चे इतने फिट हैं, ये तो हमारे क्रिकेटर से भी ज्यादा फिट हैं। नहीं, लेकिन आज जीते, आज आज बात जीते, आज आज- ये बात आज करने बात खबरदार, सब समझ नहीं रहे। मैं अच्छा, ये टैलेंट हंट कहाँ से होता है? क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल काम है ना, किस बच्चे को कहाँ से, क्योंकि ऐसे इलाकों से भी होते हैं बच्चे, बहुत सी जगहों पर हमने देखा है। Remote areas और में। बड़ा ये बिटर रियलिटी भी है कि लोग सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं और वो समझते हैं कि भाई प्रोडक्टिव कैसे होगा ये बच्चा, ये तो हमारे ऊपर बर्डन है। लेकिन आप ये काम कर रहे हैं कि न सिर्फ प्रोडक्टिव बना बल्कि फख्र का बाइस बना दिया आपने इन बच्चों को। तो इस बारे में बताइए थोड़ा सा। इसमें यह है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स एक वैसे ही इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव वे कि इनके थ्रू मतलब ये बच्चे और फील्ड में शायद इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना ये स्पोर्ट्स में कर पाते हैं। तो एक वैसे ही एक जनरली जो स्पेशल ओलंपिक्स का बिलीव है कि वी यूज स्पोर्ट्स एज अ टूल। और फिर इसमें कंपेयर टू नॉर्मल स्पोर्ट्स, इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि पहली दफ़ा ही क्रीम को देख के और क्रीम को ही जो है फिर हम पिक करें। इनको काफ़ी ग्रास रूट्स लेवल से हम लोग एंगेज करते हैं रेगुलर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, उनकी पूरा फिटनेस साल होती इनकी है। ट्रेनिंग होती है, कैंप्स वगैरह बिल्कुल, होते हैं, हाँ, किस तरह हाँ। प्रोसेस क्या है? इसके बाद फिर जब ये लोग रेगुलर ट्रेनिंग के बाद एक अपने एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं, जब वो प्रॉपर अपने स्पोर्ट्स की एक रीजनल और नेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर इनका वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें ये रीजनल गेम्स एंड नेशनल गेम्स, उसके बाद फिर इनके कोई leading सिफारिश, camps कोई होते हैं। पर्ची नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट, फिर क्रिकेट पे बात आ जाएगी, नदियां नहीं करनी है। it's- खामोश, it's a खामोश, good thing, सारे लोग especially को at this interest generation. ना हो ना उसमें तो वो सही रहती है, प्योर रहती है। अभी तक इन लोगों की नजर नहीं पड़ी इसमें कि हम इसमें से एक पैसा कैसे बनाएं। पैसा कैसे समझ रहे बनाए, हैं फिर आप? वो आ तो जाएगी इसके- बात। ये ठीक है, इसको प्योर रहने दो, सही रहने दो, लेकिन आगे बच्चों का क्या स्कोप है? माशाल्लाह इन्होंने अपने आप को मनवाया है, तो आप उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे? क्योंकि आगे जो जिंदगी गुजारनी है उसके चैलेंजेस आने हैं, वो इसमें क्या करेंगे?
इसमें जो है जब ये लोग अपना एक ख़ास स्टेज पे पहुंच जाते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन के बाद, तो यूजुअली इनकी अगर वो इस एज ग्रुप में होते हैं कि इनकी अपनी स्किल डेवलपमेंट पे वर्क हो सके, तो यूजुअली स्पेशल ओलंपिक्स इनको प्रिपेयर करता है फॉर द वर्ल्ड, जिसमें स्पोर्ट्स और दूसरे भी इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन इसमें साथ साथ जो जिस स्कूल से होते हैं या जो भी इनके लिए जनरली अपॉर्चुनिटीज कम है आगे नहीं, जैसे होता है कि वैसे भी एथलीट्स को या फिर क्रिकेटर्स है, हॉकी प्लेयर्स हैं, इदारे भी जॉब दे देते हैं ना, बिल्कुल। और फिर तो यहाँ भी कुछ ऐसा है या स्पेशल ओलंपिक्स इटसेल्फ जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पे वर्क नहीं करता, लेकिन हम लोग यूजुअली कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, और लेकिन यह कि जनरली अभी अपॉर्चुनिटीज कम है इनके लिए स्पॉन्सर करें, जो कॉर्पोरेट कंपनीज कितनी हैं जो कि स्पॉन्सर कर सकती हैं, इनको जॉब दे सकती हैं, तो ये उनके लिए खेलें जो कि करते हैं। हाँ, और दूसरा ये कि जब हम इनको देखते हैं, जब इस लेवल पे पहुंचते हैं कैंप्स के बाद, कॉम्पिटिशन्स के बाद, तो ये वो प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि ये आगे की अपनी लाइफ खुद कर सकें। बस वो अपॉर्चुनिटीज एक है जो जहाँ से कनेक्ट होने की जरूरत है। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो कि इतने एम्पावर्ड हुए और फिर अब वो जो है अपने एम्प्लॉयमेंट पे हैं। तो लास्ट में बताएं आगे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं भाई, कौन सा अभी कॉम्पिटिशन आ रहा है जिसकी तैयारी हो रही है? अभी तो फिलहाल कोई आ नहीं रहा है, तो जैसे ही आएगा तो ट्रेनिंग चलती रहेगी जी। बाद हमारी तरफ से माशाल्लाह पसंद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाश, वेरी नाइस। हाँ, क्लैप ये एक बार फिर इस शो पे क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। आज तो माशाल्लाह विनर्स की बात क्या हो बात है, रही विनर, है। हाँ, क्रिकेट में भी हम जीत गए, बिल्कुल कमाल हो गया माशाल्लाह। तो सब ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर की जो गेम्स हैं, स्पेशली मोहम्मद ओलंपिक्स मौजम की ट्रेनिंग करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हाँ, कंप्लीटली तो नहीं पता, लेकिन जो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जो इसकी स्नो शोइंग की रेसेस थी वो काफी टफ थी, और उसमें वैसे ही विंटर का प्रेशर, फॉग भी थी, बट इसके बावजूद भी इसने जो है वो रेस जीती, और जो है जब उसने जीती थी तो भी इसका ही यही एक्सप्रेशन पे बिल्कुल जर्नी बता रहा है, मैं समझा रहे हैं, और समझ आ भी रही है भाई, ये दिल से दिल का रिश्ता होता है ये समझ आ जाता है माशाल्लाह। जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और भी बहुत कुछ है जहां रमजान में, देखते रहेगा, कहीं ना जाए। जहां रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सक्सेस स्टोरीज की बात हो ही रही है, अनसंग हीरोज हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो आज का शो बड़ा कुछ स्पेशल सा और बड़ा मजे का हो रहा है, मोटिवेशनल सा कुछ हमारा शो हो गया है। देखिए, पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि कितने इदारे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इदारे हैं जो अपना काम जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से फलाही इदारे भी बड़ा ही बेहतरीन नादिया काम कर रहे हैं, लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए। एक होप मिलता है, पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने जाता है, और एक बैलेंस रहता है सोसाइटी। बिल्कुल, डिफरेंटली एबल जो लोग हैं उनको मुआशरे का एक ऐसा शहरी बनाना है जो कि प्रोडक्टिव भी हो, मईशत में भी कंट्रीब्यूट करें, अपनी फैमिली को भी लेकर चलें। तो ऐसे ही एक स्टोरी भी आपको दिखानी है, एक खातून की कहानी आपको दिखानी है जो कि जबरदस्त अपनी लाइफ भी गुजार रही है, दूसरों को भी मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, और एक इदारा भी ऐसा ही है, हैंड्स के नाम से इदारा है, और इनके फाउंडिंग जो है वन ऑफ द मेंबर्स यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर शेख तनवीर अहमद। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें बुलाने का। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप तो बहुत मसरूफ हैं, आप तो इतने काम कर रहे हैं सर, के सलाम है आपको। वैसे लेकिन फिर भी बताइएगा कि हैंड्स का मकसद क्या है, आप लोग क्या काम करते हैं? जी, हैंड्स का थोड़ा सा मैं स्टोरी सुनाऊंगा। हम डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट थे जिस ज़माने में हम अपने टीचर प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू जो के फाउंडर हैं इसके जी, उनके साथ मिलके कराची के रूरल एरिया में सिविल हॉस्पिटल कराची डॉ मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल के मेडिकल कैंप लगाया करते थे। मेडिकल कैंप से एक कहानी शुरू हुई है, तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, एक पूरा इदारा होना चाहिए जो लोगों की खिदमत करे, और फिर हेल्थ से शुरू किया था, तालीम पे आ गया, फिर एक रोजगार दिलाने का प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर जनाब वाटर सैनिटेशन शुरू हो गई। डिजास्टर जब आया, फ्लड वगैरह 2000 तो 1979 से लेके अब तक 25 से ज़ायद डिजास्टर में हमने अपना रिस्पॉन्स अपना किया, तो वो एक तजुर्बा आ गया। तो माशाल्लाह पिछले साल ना दिया कोई 6.5 अरब रुपए की हमने सर्विसेज दी हैं
पाकिस्तान में सेहत में, तालीम में, गुरबत में टॉप प्रोग्राम में, निकासिया, वाटर सैनिटेशन में, और जब जो लाइवलीहुड में, जो जॉब रोजगार दिलाने में। तो ये सब चैरिटी है, ये जो 6.5 मतलब लोग इसमें डोनेट करते हैं क्योंकि नॉन प्रॉफिट है आप एकदम, तो फिर कहाँ से फंड्स आते हैं? मुख्तलिफ तरीके हमारे पास फंड रेजिंग के। एक तो ये कि नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ जो हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं बड़ी बड़ी, जिसमें यूएस एड है, जिसमें यूके एड है, जिसमें गेट्स फाउंडेशन हमें $5 मिलियन का प्रोजेक्ट देती है। तो इस तरह से, और फिर इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और सरहद गवर्नमेंट केपी गवर्नमेंट जो है वो हमें ग्रांट देती है, प्रोजेक्ट देती है, और इस तरह फिर फिलैंथ्रोपी मुखय्यर हज़रात आपको बताया कि अच्छा, ज्यादा फोकस आपका खवातीन के ऊपर है, खवातीन को बाइख्तियार रोजगार के? जी हाँ, माशाल्लाह ज्यादातर हमारा फोकस, अब मैं बताऊं, जैसे अगर इससे आपको पता चले हमारे 10,000 एम्प्लॉई में 7,000 एम्प्लॉई खवातीन है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारा काम है। और एजुकेशन में आपको 60-70% फीमेल स्टूडेंट्स मिलेंगी। हेल्थ में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मारवी वर्कर का प्रोग्राम, हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम खुला है। 6,000 हेल्थ वर्कर सिंध और पंजाब के 18 अजला में मौजूद हैं, और वो हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ मोबिलाइजेशन का एनसी टीम के साथ मिलके माँ और बच्चे की सेहत पे काम कर रही हैं। 700 लड़कियां कराची में, नादिया 700 मोहल्लों में 700 लड़कियां जो एम्प्लॉयड हैं हमारी। ये क्या मेडिकल वर्कर्स हैं? ये हेल्थ या वर्कर हेल्थ वर्कर्स तो वो हेल्थ मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, माँ और बच्चे की सेहत का। उनके ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, और फिर डिजिटल हेल्थ के जरिए वो डॉक्टर से बैकअप सपोर्ट लेती हैं। अल्ट्रासाउंड ये हेल्थ वर्कर लेके जाती है, और डॉक्टर जो है अपने घर में बैठ के या अपने क्लिनिक में बैठ के स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे देख रही होती है कि वो औरत को क्या डायग्नोसिस। और वो गवर्नमेंट से अलाइंड है आप? गवर्नमेंट हमें डिफरेंट काइंड। अब मैं हाउसिंग का दिखाऊं, जो गवर्नमेंट की बात की ना, हाउसिंग में हमें पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट 20 लाख घर बना रही है, उसमें 3,70,000 हैंड्स बना रही है। 1 लाख उसमें से तकरीबन कोलैबोरेशंस के साथ ना, जबरदस्त। तो इसी तरह गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन के हमारे कोई 40 स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं, आउट ऑफ 750 में जो कि स्कूल हम चला रहे हैं। 1.25 लाख बच्चे इन स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4,700 टीचर्स, और उनकी सारी ट्रेनिंग, उनकी किताबें, उनके यूनिफॉर्म, उनके मैनेजमेंट पूरा का खर्चा वो हैंड इन्हीं 6.5 अरब रुपए से बर्दाश्त किया। इसमें तो एक बड़ा काम जो अभी मिसिंग है वो डिसेबिलिटी के ऊपर है। डिसेबिलिटी के ऊपर हमारे पास, हम डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, जो पाकिस्तान में बड़े डीपीओ कहलाती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सिर्फ डिसेबिलिटी पर्सन में डिसेबिलिटी के लिए काम करती हैं। उनके साथ मिलकर हमने कवानीन बनाए थे पिछले 5 साल पहले। इनके राइट प्रोटेक्शन के कवानीन नहीं थे पाकिस्तान में, तो हमने मूवमेंट चलाई। सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया, अपनी सिंध असेंबली से पास किया लॉ, जिसके तहत तमाम इनके जो राइट्स होते हैं, जॉब के राइट्स हों, हेल्थ के राइट्स, एजुकेशन के राइट्स हों, वो दिलवाए गए। इसी तरह पंजाब और केपी और बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बस बात करके मैं बात करूंगा, इसीलिए हमने 15 इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का मॉडल बनाया। उन 15 में से एक में हमारी यहीं से बात का आगाज करवाते हैं हमारे साथ शाहीना अली। 6 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स को, और इनकी क्या स्टोरी है, और ये एक स्पेशल प्रोग्राम हेड कर रही हैं यहाँ। जी शाहीना, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, कैसे हैं मैम? आप ठीक हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें बुलाया। मेरा ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, और हमारे माशरे में एक लड़की होना बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ में डिसेबिलिटी भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डबल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ जाती है। मेरे माशाल्लाह से 3 भाई हैं। मेरे 3 साल की एज में मुझे पोलियो का डायग्नोज हुआ था, और मेरी फैमिली को समझ नहीं आई थी कि मुझे क्या हुआ है। इसी तरह ज़िंदगी चलती रही, और मेरे अब्बू को किसी डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अपनी जायदाद भी बेच देंगे तब भी आपकी बेटी का इलाज नहीं हो सकता है, आपकी बेटी बिल्कुल पैरालाइज हो गई है। फिजियो करवा देंगे, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह करवा देंगे तो ये बैठ सकेगी या क्रॉल कर सकेगी। इसी तरह ज़िंदगी के 20 से 22 साल मैंने क्रॉल किए। मुझे नहीं पता था कि एक व्हीलचेयर पे बैठ के हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, व्हीलचेयर पे बैठ के हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, मैं एजुकेशन हासिल कर सकती हूँ, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम कर सकती हूँ, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। फिर 2018 में मेरे भाई कराची सेटल हुए थे। माशाल्लाह से मेरे 3 भाई और वो नॉन डिसेबल हैं। बचपन से वो लोग जब पढ़ने जाते थे तो मुझे एक तड़प होती थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में कभी मौका दे तो मैं भी जाकर पढ़ूंगी स्कूल में, ये इनकी तरह मैं भी काम करूँगी, मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगी। दूसरे सारे कज़न्स को देखकर बड़ी एक अंदर से वो जलती रहती थी, पर हमेशा मैं बड़े ख्वाब देखती थी कि एक दिन मेरे लिए वैन आएगा, मैं भी जाऊंगी स्कूल पढ़ूंगी, इस तरह की चीज़ें। तो फिर हैंड से कैसे आपका ये? तो जब मैंने 2018 में मैं कराची आई तो मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में पता चला, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करता है हैंड के साथ कोलैबोरेशन में। तो मैं उस सेंटर में गई एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के लिए, क्योंकि एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा सीवियर था इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे, वो कुछ ग्रोसरी लेके आ रहा था ऑफिस। तो मेरे कज़न ने उसको देखा, उसके दिमाग में ये आइडिया है कि यार इस तरह का कोई व्हीलचेयर मैं भी अपनी कज़न के लिए लेके जाऊँगा, वो भी कभी घर से बाहर निकल जाएगी।
यही सोच के उसने मुझे कॉल कर ली, तो मैंने अपनी बाइक से ये बात शेयर कर ली कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे व्हीलचेयर्स मिलते हैं। हम लोग एक व्हीलचेयर के लिए गए थे बेसिकली, तो वहाँ पे गए तो वहाँ के जो फाउंडर है जावेद रईस साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उनकी जो काउंसलिंग में सबसे पहले सवाल था वो ये कि शाइना ज़िंदगी में करना चाहती हैं या सिर्फ एक व्हीलचेयर चाहिए। तो मेरा पढ़ने का बड़ा शौक है, तो उस सेंटर के वो तमाम सर्विसेज बताया मुझे कि हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं, आईटी पे काम कैसे करते करती हैं। मुझे बताएं कि अब खवातीन सर अब मैं बता दूं इसके अंदर क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है ना, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरी थोड़ा सा कहानी ये समझ लें कि ये इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल पर्सन में डिसेबिलिटीज होते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड है, वो घरों में जाते हैं। घरों से आपको पता है हमारे घरों में माजूरों को बंद करके रखा जाता है, बाहर नहीं निकलते। उनको घरों से लाना, उनको मोटिवेट करना, जैसा शाइना को मोटिवेट किया, मोटिवेट करना, उनको असेस करना, और उनकी अपनी जिंदगी की कहानी सुन के ना लोग फिर ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उनको हिम्मत आती है कि यार ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। यही वाली सीन मेरे साथ हुआ था जब मैंने उस सेंटर की विजिट की थी ना, तो हर बंदा व्हीलचेयर पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार इतने सीवियर हो गए ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। ये चीज मुझे बड़ी मोटिवेट कर रही थी अंदर से। फिर मैंने उसी सेंटर से 2.5 साल बेसिक एजुकेशन ले ली, उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं। और उसके अलावा मुझे 2021 में एक अवार्ड मिला था जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 150% में डिसेबिलिटीज लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, और उसमें मेरा नाम सिंध से जो है नॉमिनेट हुआ था जो कि स्टेप नाम की ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। 2022 में मुझे हेनरी विस्काडी अवार्ड मिला जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट करवाती है। पूरे वर्ल्ड से 5 लोग सिलेक्ट होते हैं और पाकिस्तान से मेरी सिलेक्शन हुई थी। 2023 में मैंने अवार्ड मिला आपको? जी बिल्कुल। शाइना एक चीज थोड़ी सी और भी मैंने पूछनी, जिस पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, पोलियो। आपको पोलियो क्यों हुआ कि आपको वो ड्रॉप्स नहीं पिलाए गए? आपकी फैमिली, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हुई क्यों? असल में मसला ये होता है कि फैमिलीज ना अवेयर नहीं होती है, किसी भी घर में नहीं ड्रॉप्स पिलाए गए, आपकी फैमिली में किसी बहन भाई को किसी को नहीं पिलाए गए होंगे, क्योंकि मैं बीच की थी, मेरे से 2 बड़े भाई थे, वो लोग तो नॉर्मली थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मुझे हुआ तो उसकी बात जब इनको पता चला कि ये कोई वायरस है, ये लग सकता है, तो मुझे याद है कि मैंने 15 साल तक वो ड्रॉप्स पिए हैं। जब मैंने उनको बोला कि नहीं मैं तो ठीक नहीं हो सकती, अब मुझे क्यों पिला रहे हो आप लोग, मैंने खुद इस चीज को छोड़ ही दी है। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि आप तो पोलियो कैंपेन का भी हिस्सा आप बने। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं इसमें भी हिस्सा लेती हूँ। पोलियो की टीम हमारे पास आती है, फिर उनके साथ जाकर हम लोग अल्लाह आपको और हिम्मत दे। माशाल्लाह अपने ख्वाब खुद इन्होंने अपनी हिम्मत से पूरे किए हैं। इसमें पूरा एक टीम होता है, स्पेशली मैं हैंड्स पाकिस्तान का और डॉक्टर तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जो कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स को रन कर रहे हैं, और हैंड्स हमें फंड कर रही होती है, और हम जाके पर्सन विद डिसेबिलिटीज को घरों से निकालते हैं, उनको बताते हैं कि अपने डिसेबिलिटी को मैनेज करके इस व्हीलचेयर पे बैठ कर आप कैसे जिंदगी एक अच्छी जिंदगी ताकत कैसे बनाना है। हर एक को अपना एक रोल इसमें प्ले करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और देखें कि हैंड्स कितना कमाल काम कर रहा है। डॉक्टर शेख तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, शाइना आपने हमें वक्त दिया। तो देखे ना कि हिम्मत और जज्बे और लगन की कितनी जबरदस्त कहानियां पाकिस्तान में हैं, अगर उनको सामने लाया जाए तो वो मोटिवेशन बन सकती है। और ये हमारा मकसद भी है शो का, चैनल का भी, कि इनकी भी स्टोरीज हम आपको बताएं। एक होप होना बहुत हमारे लिए जरूरी है टू मूव फॉरवर्ड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहे हमारी जहान रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अभी हम नोट्स अपने नोट्स निकालें आप, और समझ नहीं रहे आज अब उसके लिए अब ये मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ। शुरू से देखें शो, यूट्यूब पे देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो ज़ुहैब नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कि कल से अब हम एक नए सेगमेंट को अपने शो में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसमें हम आपको लेके जाएंगे बाजार में। जी हाँ, और हर बाजार में इस वक्त जो है मैं कहती हूँ गहमा गहमी जो है बन गई है। तो चूड़ियों के बाजार, शूज के बाजार, कपड़ों के बाजार, देखेंगे क्या शॉपिंग हो रही है, क्या रेट चल रहे हैं। जेबें भी कट रही है लोगों की। तो भाई पैसे जो कपड़े खरीद रहे हैं वहां भी कट रही है, और वैसे भी चलते चलते पता लगा मेरी जेब का, मेरा वॉलेट कहाँ गया। ये भी वैसे एक सेगमेंट है कि पैसे छुपाएं तो छुपाएं कहाँ। स्पेशल तो पहले होती थी ना, स्पेशल बनियानें होती थी, स्पेशल कंपार्टमेंट्स होते थे कपड़ों में। बड़ी समझदारी की बात है, हम लोग हंसते थे। बिल्कुल सही है, अब दिल करता है हमारे भी ना कहीं कोई हम चोर पॉकेट बना ले। हमारे एक भाई नासिर होते हैं, उसकी डेथ हो गई है। भाई नासिर के यहाँ भी जिप पॉकेट्स और नीचे भी पॉकेट्स, तो वो एक ही तरह का वो पहन रहते थे, बनियान टाइप ही था वो, लेकिन उसमें पॉकेट्स होती थी नहीं, और उसकी वजह से वो चोर बेबस हो जाता था। कहाँ से निकाले जी। खैर बहरहाल ये तो बात चलती रहेगी, अब तो ईद की तैयारियां। लेकिन ये कि नादिया एक और खबर आई कल, बल्कि परसों शायद आई, तो हम जो मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, एक्टर्स हैं, उन सब के बारे में बात नादिया हुसैन की जैसे बात की थी हमने कि उनके हस्बैंड को, तो एक खबर मुख्तलिफ बड़े बड़े चैनल्स पर भी वो चली खबर, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए नाजिश जहांगीर के। ठीक है, जो आपके जो एक्टर्स
जी, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया और एक कंप्लेन की किसी शख्स ने उनके खिलाफ और वादा खिलाफी का उसमें, और ये चल रहा था केस कुछ अरसे से, ये चल रहा था। तो खैर मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, अब तो तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी, जो भी होता है, लेकिन जैसे रिपोर्ट हुआ एज इट इज हम आपको ये बता रहे हैं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। किस सिलसिले में हुए? प्यारी आर्टिस्ट हैं, मुझे बल्कि रमजान ट्रांसमिशन में नजर भी आई तो मुझे लगा कि जैसे शायद मामला कुछ ठीक हो गए हैं, कुछ सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन एकदम फिर ये खबर अपीयर की तो वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड। बिल्कुल। और तो हम इस पर जानते हैं कि ये क्या मतलब हुआ है, रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। नुमाइंदा 365 न्यूज तारिक खान ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, बताइए, नाजिश जहांगीर के खिलाफ किसने कंप्लेन की, क्या चार्जेस हैं, इससे मुताल्लिक बताइए। जी, ये असवद जहांगीर असवद है, एक असवद हारून नाम है इनका, शहरी है, और इन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक क्योंकि शोबिस से है तो इन्होंने नाजिश जहांगीर को एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 25 लाख रुपए दिए हैं और साथ एक गाड़ी जो थी वो प्रोजेक्ट के लिए दी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल नहीं हो सका और जब वापसी की डिमांड की तो ये वापस जो है वो पैसे नहीं किए गए। इस हवाले से इनका इस्तगासा जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी में जो है वो था। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है शबीर सियाल, उनकी अदालत में ये था और इनको नोटिस किए गए, लेकिन क्योंकि ये पहुंच नहीं सके और वकील भी नहीं इनका हाजिर हो सका तो और इस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। 22 मार्च के लिए इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। इससे पहले इनके वकील जो है उनसे जो बात हुई तो उनका कहना था क्योंकि इससे कबल भी यही केस जो था दायर किया गया था जिस पर और इसी वजह से जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये दरखास्त जो इनका मुकदमा था वो खारिज कर दिया था। अब इसके बाद ये दोबारा से एक तकाजा में आ गए हैं क्योंकि नाजिश जो है वो लाहौर में मौजूद नहीं है तो लिहाजा उन तक ये नोटिस नहीं पहुंच सके, जिसके बायस वो पेश नहीं हो सकी और अदालत ने उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लिहाजा वो आइंदा पेश होंगी तो ये केस जो है वो दोबारा से डिसमिस हो जाएगा। जी, अच्छा, ये बताएं कि ये नाकाबिल जमानत वारंट है और नाजिश का कोई मौक़िफ़ आया अभी तक? जी, क्योंकि ये अदालती अहकामात है, हमारी तो किसी से सिर्फ जो लॉयर हैं उनसे बात हुई है। बैरिस्टर रिदा नूर उनकी वकील हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि जो नाजिश जहांगीर हैं वो लाहौर में स्टे नहीं है उनका, वो शायद कराची में है तो जो नोटिस है अदालती वो उनको मौसूल नहीं हो सके। वो तो बता दिया आपने, नाकाबिल जमानत है ये? जी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया। तारिक, बताइए, नाजिश जहांगीर के खिलाफ किसने कंप्लेन की, क्या चार्जेस हैं, इससे मुताल्लिक बताइए। जी, ये असवद जहांगीर असवद है, एक असवद हारून नाम है इनका, शहरी है, और इन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक क्योंकि शोबिस से है तो इन्होंने नाजिश जहांगीर को एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 25 लाख रुपए दिए हैं और साथ एक गाड़ी जो थी वो प्रोजेक्ट के लिए दी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल नहीं हो सका और जब वापसी की डिमांड की तो ये वापस जो है वो पैसे नहीं किए गए। इस हवाले से इनका इस्तगासा जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी में जो है वो था। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है शबीर सियाल, उनकी अदालत में ये था और इनको नोटिस किए गए, लेकिन क्योंकि ये पहुंच नहीं सके और वकील भी नहीं इनका हाजिर हो सका तो और इस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। 22 मार्च के लिए इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। इससे पहले इनके वकील जो है उनसे जो बात हुई तो उनका कहना था क्योंकि इससे कबल भी यही केस जो था दायर किया गया था जिस पर और इसी वजह से जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये दरखास्त जो इनका मुकदमा था वो खारिज कर दिया था। अब इसके बाद ये दोबारा से एक तकाजा में आ गए हैं क्योंकि नाजिश जो है वो लाहौर में मौजूद नहीं है तो लिहाजा उन तक ये नोटिस नहीं पहुंच सके, जिसके बायस वो पेश नहीं हो सकी और अदालत ने उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लिहाजा वो आइंदा पेश होंगी तो ये केस जो है वो दोबारा से डिसमिस हो जाएगा। जी, अच्छा, ये बताएं कि ये नाकाबिल जमानत वारंट है और नाजिश का कोई मौक़िफ़ आया अभी तक? जी, क्योंकि ये अदालती अहकामात है, हमारी तो किसी से सिर्फ जो लॉयर हैं उनसे बात हुई है। बैरिस्टर रिदा नूर उनकी वकील हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि जो नाजिश जहांगीर हैं वो लाहौर में स्टे नहीं है उनका, वो शायद कराची में है तो जो नोटिस है अदालती वो उनको मौसूल नहीं हो सके। वो तो बता दिया आपने, नाकाबिल जमानत है ये? जी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया। जी, तारिक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें नाजिश ने जो एक स्टेटमेंट दी जो सोशल मीडिया देखी भी
जब ऐसा सेलिब्रिटीज़ के साथ कोई मामला होता है तो बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं, व्लॉगर्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और ऐसी पुलिस बन जाते हैं, जज भी वही होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वो होते हैं और फैसला भी सुना देते हैं और कहते हैं जी हमारे जराए से मालूम हुआ है, और पूरी उनके पास खबर होती है और वो चला देते हैं। तो ऐसे भी नाजिश के लिए भी वीडियोस फौरन बननी शुरू हो गई। तो उसने स्टेटमेंट में कहा एक अपना कि भाई मैं वार्न कर रही हूँ उनको कि जो भी मेरे बारे में गलत खबर फैलाएगा, वीडियो बनाएगा, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगी। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इन लोगों को कोई राइट नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये होते कौन है कि किसी भी केस में, और जो एक मतलब सीरियस केस है, अदालत में है, आप कैसे उसके ऊपर वीडियो बना के अपने फैक्ट्स पेश कर देते हैं? आप हैं कौन? और बाकी इनके तो खिलाफ जो है ना वाकई एक्शन लेना चाहिए। मुझे सही लगा कि नाज़िश खबर जो होती है ना, उनको वार्न किया कि वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगी और लेना भी चाहिए। यू हैव नो राइट। हर आदमी यहाँ पर जर्नलिस्ट बना हुआ है, खबर तो ठीक है रिपोर्ट करना, जैसे हमने कर दी, ये खबर है, हमारे रिपोर्टर ने ऑन किया है, बाकायदा बताया कि जारी हुआ है। अब इसके आगे की कहानी आपको नहीं पता, लेकिन आप तज्जियाकार बन के आप अपना एनालिसिस उस पे दे रहे हैं, ये हुआ था, वैसे हुआ था, उसमें 10 चीजें और भी मिला के आप जो और हमारे जराए, ये मुझे लगता है इतना बड़ा क्राइम है कि आप जो हैं बन के ऐसे किसी के बारे में ऐसे 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 फैक्ट्स पेश कर रहे होते हैं। हमारे जराए, मतलब उनको आप देख के लगे, उनको लगता है कि इनके कुछ जराए भी होंगे। और इतनी आप में हिम्मत है कि आप गलत है खबर, चलो आपके अंदर माजरत की भी हिम्मत नहीं है, यानी चले आप फिर माजरत भी करें ना पब्लिक। अगर आपने कुछ गलत कह दिया है और आपको कुछ सुनने में आया, आपने सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा दी, वैसे तो बढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो यार माजरत भी करें ना, सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्ड करें। बिल्कुल, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में किसी ब्लॉगर और किसी को ऐसे अपने और झूठ बोल के खासतौर पर मसाले लगा के ऐसे खबर, ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए और आप लोगों को ना सुननी चाहिए, ना फॉरवर्ड करनी चाहिए। अब तो मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करती, मैं कुछ देखती हूँ ना। अच्छा, ये और भी जगहों में, हॉलीवुड वगैरह में तो लोगों को मार देते हैं जी, फला एक्टर का एक्सीडेंट हो गया, इसको मार दिया, को कर दिया। इतना शर्म, इतनी शर्म नहीं लोगों में। बिल्कुल। और आप देखिए इन्वेस्टिगेशन में ये जुर्म भी है, यानी इस पे आपकी पकड़ाई होगी, एक तो पीका एक्ट भी है और वैसे भी आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस डाल रहे हैं। आप जो फैक्ट्स हैं या जो तहकीकात हो रही हैं, जो एविडेंस, किसी भी मामले की बात करें, आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, तो आप उन अथॉरिटीज को भी मिसलीड करने की कोशिश करें जो इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो जरा बच के रहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। कोई चीज रिपोर्ट करते हुए रिपोर्टिंग की हद तक रहे, वो भी ऑथेंटिकेट करके, क्यूसी करके, उसके बाद आप। अब हमने भी रिपोर्टर से पूछा, उन्होंने भी चेक करके सारा बताया। न्यूज चैनल है तो कुछ लोग बात कर सकते हैं, हर कोई नहीं कि बैठ के वीडियो बना के आप ऐसे बात करते हैं। तो ख्याल करना चाहिए। एंड आई थिंक कि बाकी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए जो झूठी वीडियोस बनाते हैं, मिसलीड करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अभी याले और मंशा होंगी, इस ट्रांसमिशन को आगे लेके जाएंगी। देखते रहें जहान रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज। मुझे और